अब तक हमने देखा डांटे ने आस्था को बहुत बुरी तरह मारा होता है और वो ब्लैक बुल्स की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी कैप्टन यामी वहाँ आ जाते हैं और वो दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं हर्ट किंगडम के सारे स्पिरिट गार्डियंस हार चुके होते हैं और तब लक एक दुश्मन से लड़ने चला जाता है और बहुत मुश्किलों के बाद वो उसे बीच में से चीरने में कामयाब हो जाता है। और अब आगे तब यहाँ आस्था को अपने अंदर का डेविल दिखाई दे रहा होता है जो कि सबको मारने की बातें कर रहा होता है। तब आस्था इस चीज से बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे होश आ जाता है और वो सोचता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और मेरी बॉडी हिल क्यों नहीं पा रही है। क्या गोश्त ठीक है पर मैं उसकी की महसूस कर पा रहा हूँ, इसका मतलब वो जिंदा है। और तब वो देखता है कैप्टन यामी ने डांटे को बीच में से काट दिया होता है और वो सोचते हैं जब मैं अपने माना जोन को यूज करके अपने ब्लेड से किसी पर हमला करता हूँ तब उसका बच पाना नामुमकिन होता है। तब डांटे जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मुझे कभी नहीं लगा था कि कोई मुझे इस मैजिक को यूज करने पर मजबूर करेगा। और तब वो अपने जख्मों को ठीक कर लेता है। तब वैनेसा कहती है अब तक जो ये मैजिकल पावर यूज कर रहा था उसके मुकाबले ये मैजिकल पावर बिल्कुल अलग है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तब डांटे कहता है तुम सच में कमाल की हो यामी, तुमने मुझे एक साथ ही नफरत, गुस्से और जेलसी की फीलिंग दिला दी है। मैं सभी चीजों से बहुत बोर हो गया था और इस दुनिया में कुछ ऐसा नहीं बचा था जिससे मेरा गुस्सा सेटिस्फाई हो सके, पर तुम्हारी वजह से मुझे फिर से इंटरेस्ट आने लगा है। पर तुम मेरा विश्वास करो, अभी तो सभी चीजें बस शुरू ही हुई है। तुम तो ज्यादा ही बकवास कर रहे हो, अब मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। तब यहाँ हर्ट किंगडम में चामी दुश्मनों की तरफ बढ़ रही होती है और कहती है अगर किसी ने भी इस किंगडम के नेचर और फूड को हार्म किया तो मैं उन्हें कच्चा चबा जाऊंगी। तब वो देखती है वहाँ जंगल में आग लग चुकी होती है और यहाँ हेल्बर्ट ने पूरी तरह से तबाही मचा रखी होती है और स्पिरिट गार्डियन पोर्ट्रॉफ को भी हरा दिया होता है, जिस वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। तब हेल्बर्ट कहती है तुम्हें अपने आप को लकी समझना चाहिए क्योंकि तुम मरने से पहले सबसे खूबसूरत लड़की को देख रही हो। तब चामी कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। तब हेल्बर्ट कहती है लगता है यहाँ पर कोई मोटी आ गई है। तब चामी वहाँ के खाने को देखकर अपने ट्रेनिंग के दिनों को याद करने लगती है जहाँ उसने बहुत मजे किए होते हैं। तब वहाँ के लोगों ने भी उसे बहुत सारा खाना दिया होता है। तब वो कहती है अब तुम ये करके नहीं हो जाती है। तब हेल्बर्ट कहती है डेविल की पावर से मेरे हेयर्स सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं बने हैं बल्कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन गए हैं, तो इसलिए तुम्हारी जैसी मामूली सी लड़की मेरे अटैक से बिल्कुल नहीं बच सकती। सारा खाना खाना बेकार है क्योंकि ब्यूटी के लिए सिर्फ न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो इसलिए तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। और तब वो खुद को इंजेक्शन लगा लेती है और चामी को अपने बालों से पकड़कर कहती है तुम्हारी जैसी मोटी लड़की मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो मरते टाइम मेरी ब्यूटी को अच्छे से देख लो। तब चामी कहती है क्या तुमने सुना नहीं, मैंने तुम्हें तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए कहा था और अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी, तो तैयार हो जाओ क्योंकि अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। और तब हम देखते हैं चामी अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और अपने वुल्फ को वहाँ बुला लेती है। तब हेल्बर्ट कहती है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, इसके पास तो कोई डेविल की पावर भी नहीं है, तो आखिरकार ये किस तरह का मैजिक यूज कर रही है। और वुल्फ कहता है ये कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल है। तब चामी कहती है तो अगर ऐसी बात है तो मैं इसे पका दूंगी। और तब वो किचन के इंग्रेडिएंट्स को वहाँ ले आती है और उसके ऊपर अलग अलग चीजों से हमला करने लगती है। तब हेल्बर्ट कहती है आखिरकार तुम कर क्या रही हो। तब चामी कहती है मेरे माना मेथड मेरे किचन है और जब मैं यहाँ पर कुछ कुक करती हूँ तब मेरी सारी डिश बहुत ज्यादा डिलीशियस बनती है, जिससे कि मेरे वुल्फ को इसे खाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और तब वो उस लड़की को पकाना स्टार्ट कर देती है। तब यहाँ पोर्ट्रॉफ कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने एक मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया है। तब यहाँ हेल्बर्ट कहती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जैसी ब्यूटीफुल लड़की के साथ ऐसा करने की। तब वुल्फ को वो खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है और वो उस लड़की के सारे बालों को खा जाता है। तब यहाँ चामी का मैजिक बढ़ जाता है जिससे हेल्बर्ट बहुत ज्यादा डर जाती है और चामी उस पर हमला करके उसे बहुत बुरी तरह मारती है और कहती है असली ब्यूटी और स्ट्रेंथ वेल बैलेंस डाइट से आती है। तब यहाँ सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब यहाँ हम देखते हैं फायर स्पिरिट गार्डियन फ्लोगा भी हार चुका होता है और सभी लोग उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं और कहते हैं आखिरकार ये किस तरह की टेक्निक थी, इसके सामने तो स्पिरिट गार्डियन भी नहीं टिक पाया, तो आखिरकार ये क्लोवर किंगडम का लड़का क्या कर पाएगा। तब हम यहाँ देखते हैं लियो भी बुरी तरह से थक चुका होता है और एनिमी अपनी आंखों से लियो पर नजर रखे हुए होता है और उस पर हमला कर देता है। तब लियो सोचता है आखिरकार ये हमला कहाँ से हो रहा है। तब यहाँ सीवी और कहता है ये लड़का सच में टफ है,
क्योंकि मेरा अटैक इसकी बॉडी को भेद नहीं पा रहा है और पता नहीं ये कब तक ऐसे टिक पाएगा। इसका मैजिक बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। मैं आई मैजिक यूज कर रहा हूँ जिसमें मेरी बहुत सारी आइस आसमान में घूम रही है और ये सिर्फ तुम पर नजर ही नहीं रखती है बल्कि तुम्हारी स्टेमिना और मैजिक को भी आइडेंटिफाई करती है और इस तरह देखकर मैं तुम्हारे नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट भी कर सकता हूँ। और जब वो आइस तुम्हें अपना टारगेट बना लेती है तब मैं अपने मैजिक शेल से उस पर हमला कर देता हूँ और वो निशाना कभी नहीं चूकता। और तब वो फिर से लियो पर हमला कर देता है और यहाँ लियो को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और तब उसे फ्लोगा की बात याद आती है जिसने कहा था, लियो तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पर कंसंट्रेट करना होगा, तुम्हारे अंदर सहने की शक्ति है तो इसलिए हमेशा इस चीज को याद रखना। तब सीवियोर फिर से लियो पर हमला कर देता है और इस बार लियो उस हमले की डायरेक्शन को देखकर उस पर हमला कर देता है और सोवियर के हमले से बच जाता है और लियो उस पर फिर से हमला कर देता है और कहता है, चाहे तुम हर्ट किंगडम की टेक्निक यूज कर रहे हो पर फिर भी तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। तब वो फिर से लियो पर हमला कर देता है। तब लियो सोचता है इस बार इसका अटैक पुराने अटैक से स्लो आया है, इसका मतलब इसने मेरे पुराने अटैक्स को पहले डॉज किया है। तब यहाँ लियो अलग अलग डायरेक्शन में हमला करना स्टार्ट कर देता है और सोवियर हमेशा उसके हमले से बचता रहता है। तब लियो सोचता है मेरा दुश्मन अब मूव कर रहा है पर हमारे बीच में डिस्टेंस बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, जिसका मतलब ये मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहा है ताकि वो मेरे अटैक्स की रेंज से बच सके। मुझे आज तक ना ही किसी लड़ाई में इंजरी हुई है और ना ही दर्द का एहसास हुआ है तो इसलिए तुम्हारे जैसा मामूली सा इंसान मुझे कभी नहीं हिट कर पाएगा। और तब वो लियो पर फिर से हमला करने लगता है। तब लियो कहता है मुझे इसे सहना ही होगा और मैं तब तक नहीं हार सकता जब तक मैं इसे हरा नहीं देता। तुम अभी भी हार नहीं मान रहे हो, जल्दी से हार मान लो और मर जाओ। और लियो पर बार बार हमला करने लगता है जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं पर लियो अभी भी हार मान नहीं रहा होता और सोचता है ये सच है कि मेरे पास मेरे भाई और बहन जितना टैलेंट नहीं है पर मैं सहने की क्षमता रखता हूँ तो इसलिए मेरे अंदर का फ्लेम मैजिक बहुत ज्यादा है। अगर तुम ऐसे ही सहते रहोगे तो तुम कभी नहीं जीत पाओगे, तो अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। तभी वो देखता है लियो वहाँ से गायब हो चुका होता है और वो अपनी आंखों की मदद से भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा होता और तब वो देखता है कि उसके आसपास एक मैजिक सर्कल बन जाता है। आखिरकार ये इसने कब बनाया? मैं तुम्हारे अटैक को सहता रहा जिस वजह से मुझे ये मैजिक सर्कल बनाने का टाइम मिल गया और तुम्हें तो इस बात का एहसास भी नहीं हुआ क्योंकि तुम मुझे देखने में ही बिजी थे। तो सोवियर सोचता है मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। और तभी लियो अपने फ्लेम मैजिक को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं उस मैजिक सर्कल के अंदर से बहुत सारी फ्लेम्स निकलने लगती है जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो सोवियर कहता है ये बहुत ज्यादा गर्म है और मुझे पेन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे आज से पहले कभी चोट नहीं लगी है, तो आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये करने की? इस तरह चिल्लाने के लिए शुक्रिया क्योंकि अब मुझे पता लग गया है कि आखिरकार तुम हो कहाँ, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनोसेंट लोगों को तंग करने की। अगर तुम दर्द को महसूस नहीं कर सकते तो तुम्हें लड़ाई से दूर रहना चाहिए और अपने फ्लेम मैजिक से उस पर हमला कर देता है। तब यहाँ गाजा ने भी एक एनिमी को हरा दिया होता है। तब सारेडो कहती है वैसे मानना पड़ेगा गाजा, तो हम स्पिरिट गार्डियन में से सबसे ज्यादा अलग लेवल पर हो। तब गाजा सोचता है अब मुझे सभी को सेफ्टी तक पहुंचाना होगा और क्वीन के पास वापस जाना होगा। तब यहाँ क्वीन सब कुछ देख रही होती है और वो देखती है कि डार्क ट्राइड के सारे स्टूडेंट्स हार चुके होते हैं। तब क्वीन सोचती है जहाँ एनिमीज थे वहाँ पर मेरा मैजिक नहीं पहुँच सकता था तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ क्योंकि इन्होंने उन्हें हरा दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओपोनेंट कितने स्ट्रॉन्ग हैं, पर क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स हमेशा उन्हें हराने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेते हैं और अपनी बैटल से हमेशा कुछ न कुछ सीखते हैं। और तब वहाँ डार्क ट्राइड का एक स्टूडेंट आ जाता है। तब मिमोसा उस पर हमला करके उसे हरा देती है पर तभी हम देखते हैं वहाँ पर वेनिका आ जाती है और कहती है आपको देखे हुए काफी टाइम हो चुका है क्वीन, तो मैं यहाँ पर आपके साथ खेल ले आई। अब तक हमने देखा वेनिका हर्ट किंगडम की क्वीन के पास पहुंच जाती है और वो अपने सारे मरे हुए साथियों को अपने कर्स की मदद से जिंदा कर देती है और तब मिमोसा, नोएल और क्वीन वेनिका और उसके साथियों के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती हैं और तब हमें नोएल और वेनिका के बीच की लड़ाई दिखाई जाती है जिसमें वेनिका धीरे धीरे करके अपनी डेविल पावर को बढ़ा रही होती है और जैसे ही वो अपनी 70% पावर को एक्टिवेट कर लेती है वैसे ही नैरो आकर उस पर हमला कर देती है और उसे अपने सीलिंग मैजिक से सील करना स्टार्ट करती है। और अब आगे तब यहाँ नैरो कहती है मैं तुम जैसे कूड़े को इस दुनिया पर कब्जा करने नहीं दे सकती। लगता है मैंने कर दिया, मैंने वेनिका का मैजिक और डेविल की पावर को आखिरकार सील कर ही दिया। अब फाइनली हर्ट किंगडम मैजिक्यूला से सेफ है और जल्द ही क्वीन का कर्स भी चला जाएगा
और तभी क्वीन देखती है कि उसका कर्स अभी भी नहीं गया होता, जिससे नैरो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तब मैगिक्यूला हंसते हुए कहता है, तुम हमसे बहुत ज्यादा कमजोर हो पर फिर भी तुम इतना ज्यादा मैजिक प्रोड्यूस कर पाई, तुम सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो। और तब वो नैरो को पकड़ लेता है और ये देखकर वाटर स्पिरिट भी बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है और मैगिक्यूला क्वीन पर भी हमला कर देता है और मिमोसा ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तब यहाँ रोबेरो मौका पाकर मिमोसा को पकड़ लेता है और उसे हवा में ले जाकर जमीन पर पटक देता है और मिमोसा अपने मैजिक को यूज करके अपने आप को बचा लेती है और अपने मैजिक से रोबेरो को पकड़ लेती है। और हम देखते हैं रोबेरो अपनी जीप की मदद से मिमोसा के हाथ को पकड़ लेता है और यहाँ हम देखते हैं मिमोसा और नैरो की बहुत बुरी हालत हुई होती है। तब मैगिक्यूला कहता है, तुमने सच में बहुत अच्छा प्लान बनाया, अगर तुम थोड़ा और करते तो तुम जरूर ही मेरी पावर को सील कर पाती, तुम सभी सच में बहुत इम्प्रेसिव हो। और तो हम देखते हैं वेनिका की अपीयरेंस चेंज हो चुकी होती है। तब मैगिक्यूला कहता है, चलो फिर खेले, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और खेलना चाहता हूँ। तब क्वीन कहती है, आखिरकार हम कैसे फेल हो गए? नैरो को तो तुम्हें सक्सेसफुली सील कर देना चाहिए था। क्या नैरो का मैजिक तुम्हें सील करने के लिए काफी नहीं था? तब मैगिक्यूला कहता है, कर्स वार्डिंग मैजिक डिकेइंग वर्ल्ड, ये मुझ पर करने वाले सारे स्पेल्स को वीक कर देता है और ऊपर से तो ये ऑलरेडी 70% एक्टिवेट हो चुका था और ऊपर से देखो इसने तो सीलिंग मैजिक को भी वीक कर दिया जो कि एक आर्केन स्टेज जादूगर ने यूज किया था। ये एक्सपेरिमेंट तो सच में बहुत अमेजिंग था। तब वेनिका कहती है, मैगिक्यूला तुम ऐसे ही बीच में आ गए, मैं तो मजे कर रही थी। और यहाँ हम देखते हैं वाटर स्पिरिट के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं। तब मैगिक्यूला कहता है, ये पहली बार है जब मैंने एक वाटर स्पिरिट को कर्स किया है, तभी तो मैंने कहा ये एक्सपेरिमेंट सच में बहुत इंटरेस्टिंग था, मैंने इस एक्सपेरिमेंट से कितना कुछ सीखा। तब क्वीन वाटर स्पिरिट के साथ बिताए सारे पलों को याद करने लगती हैं और हमें पता चलता है कि वाटर स्पिरिट क्वीन के बचपन से उनके साथ होती है, वो उनकी टीचर और फ्रेंड दोनों थी और क्वीन को हर सिचुएशन में सपोर्ट करती थी। तब क्वीन कहती है, वो हमेशा मेरे साथ थी, मेरे लिए वो सब कुछ थी। और तभी हम देखते हैं मैगिक्यूला का कर्स एक्टिवेट हो जाता है और क्वीन को बहुत दर्द होता है। तब मैगिक्यूला कहता है, मुझे माफ कर देना, लगता है मेरे तुम्हारे ज्यादा क्लोज होने की वजह से तुम्हारा कर्स एक्टिवेट हो गया है और मेरी वजह से तुम्हें काफी दर्द हो रहा है और ऊपर से तो अब तुम्हारी वाटर स्पिरिट भी नहीं है जो कि तुम्हारी मदद कर पाए, तो इसका मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है। तब वेनिका क्वीन को लड़ने के लिए कह रही होती है और क्वीन वाटर स्पिरिट को उठने के लिए कह रही होती है और तब हम देखते हैं वेनिका क्वीन पर लास्ट अटैक करने वाली होती है और तभी हम देखते हैं नोवेल खड़ी हो जाती है और कहती है, ए तुम दोनों, अभी तक लड़ाई खत्म नहीं हुई है, तुम्हें क्वीन तक पहुंचने से पहले मुझसे गुजरना होगा। अब मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है क्योंकि बिना क्वीन के मैजिक के तुम कुछ भी नहीं हो। और तब नोवेल वेनिका पर हमला कर देती है और वेनिका अपने मैजिक से नीडल्स बनाकर नोवेल पर हमला कर देती है और यहाँ मिमोसा नोवेल की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, पर हम देखते हैं रोबेरो उसे ऐसा करने नहीं देता। तुम तो अब कम्पीट भी नहीं कर सकती, ये कितना बोरिंग है, अभी नहीं, कुछ भी मैटर नहीं करता। और तो वो वेनिका पर हमला कर देती है और वेनिका ये देखकर शॉक हो जाती है। तुमने बहुत सारे लोगों को हर्ट किया है और वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और तब नोएल अपनी तलवार को वेनिका के आर पार कर देती है। तब वेनिका कहती है, तुमने चाहे अपना 100% दिया हो पर इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तब नोएल अपने सी ड्रैगन रॉ मैजिक को यूज करती है और वेनिका अपने रेड बीस्ट से उसके मैजिक को काट देती है और तब नोएल का मैजिक खत्म हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तब वेनिका कहती है, तुमने देखा, मैंने तो कहा ही था कि ये सारे अटैक्स मेरे ऊपर कोई असर नहीं करेंगे। तब वेनिका अपने हाथ पर लगे हुए खून को देखकर कहती है, रुको जरा, तुमने अपना नाम क्या बताया था? तब नोएल अपना नाम बताती है और कहती है, मैं रॉयल किंगडम की रॉयलिटी हूँ और ब्लैक बुल्स की मैजिक नाइट। और यहाँ हम देखते हैं कैप्टन यामी और डांटे अभी भी लड़ रहे होते हैं और रास्ता अभी भी उठ नहीं पा रहा होता और तभी कैप्टन यामी डांटे पर हमला करने में कामयाब हो जाते हैं। तब डांटे हंसते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, तुम मुझे जख्म देने में फिर से कामयाब हो गए। मैं जो मैजिक यूज कर रहा हूँ ये थोड़ा अजीब है, पर जो भी है, चलो यामी मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आज तुम उस ह्यूमन की असली पावर देखोगे जिसके ऊपर डेविल ने कब्जा किया हुआ है। ये तो सुनने में अच्छा लग
लग रहा है क्योंकि मैं भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं इसे कहता हूँ द पावर ऑफ द ऑर्डिनरी ह्यूमन। तब यहाँ फिनरल सोचता है, क्या मुझे यहाँ पर खड़े खड़े अटैक करने के लिए सही मूवमेंट का इंतजार करना होगा? आखिरकार सारी चीजें ऐसी कैसे हो गई? क्या मुझे कैप्टन यामी की मदद करनी चाहिए या फिर मुझे वापस जाके बाकी मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन्स को लाना चाहिए? और हम देखते हैं मैगी क्यूला को देखकर फिनरल डर जाता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं हिला तो ये मुझे उसी टाइम मार देगा। और तब हम देखते हैं डांटे अपनी डेविल की 80% पावर को एक्टिवेट कर देता है। आखिरकार इतना सारा मैजिक आ कहाँ से रहा है? तब कैप्टन यामी डांटे का मजाक उड़ाने लगते हैं। तब डांटे कहता है, हम डेविल पोजेस्ड लोग अंडरवर्ल्ड में रहने वाले डेविल्स के साथ अपनी पावर्स को शेयर करते हैं, पर जब तक अंडरवर्ल्ड का डोर ओपन नहीं होता तब तक हम अपनी 100% पावर को यूज नहीं कर सकते। पर मुझे ये नहीं पता कि ये चीज इस डेविल पोजेस्ड लड़के के ऊपर अप्लाई होती है या नहीं। ग्रेविटी मैजिक, ग्रेविटी सिंगुलैरिटी, तुम्हारे मरने के बाद तुम हमारे किसी काम के नहीं रहोगे, पर कम से कम मैं तुम्हारे हाथ पैर को तो काट ही सकता हूँ। और तब वो कैप्टन यामी पर अपने मैजिक से हमला कर देता है और हम देखते हैं कैप्टन यामी उसके हमले को डॉज कर देते हैं। तो सभी लोग नोटिस करते हैं कि डांटे की उस अटैक से एक पूरा का पूरा माउंटेन गायब हो जाता है। क्या सच में? ये मैजिक तो मेरी लात के साथ साथ और भी चीजें गायब कर देगा। और तब कैप्टन यामी हवा में उड़कर डायमेंशन स्लैश से डांटे पर हमला कर देते हैं, पर डांटे अपने ग्रेविटी मैजिक से कैप्टन यामी के अटैक की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। इसका ग्रेविटी मैजिक तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर मैं अपने ब्लैक मून से इस पर हमला करूं तो इसका मैजिक और मेरा मैजिक एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। और जब तक ये ग्रेविटी यूज कर रहा है तब तक मैं ब्लैक मून को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकता। मुझे अपने मोनोजोन को कम करके और सेंसेस को बढ़ा के बस इसके पीछे जाना होगा। और रुको, अगर ये अपने आप को रीजनरेट कर सकता है तो इसे काटने का कोई फायदा नहीं है। मुझे एक ऐसा अटैक चाहिए जो कि उससे बहुत ज्यादा पावरफुल हो। और तब कैप्टन यामी डांटे के हमले को डॉज कर रहे होते हैं और डांटे कैप्टन यामी के ऊपर पत्थरों को फेंकना स्टार्ट कर देता है और कैप्टन यामी को चारों तरफ से घेर लेता है। और तभी डांटे एक बहुत बड़े पत्थर को कैप्टन यामी के ऊपर फेंक देता है। तब डांटे कहता है, यामी तुम्हारे साथ लड़के सच में मजा आया। मेरा मतलब तुम हो तो वैसे एक इंसान ही, पर सच में तुम बहुत अमेजिंग थे। तब सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तब डांटे कहता है, तो चलो फिर अब अगला कौन है? और तभी हम देखते हैं कैप्टन यामी उस पत्थर को काटकर बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, अब देखो मैं अपनी लिमिट्स को सरपास करने वाला हूँ। मेरी पूरी स्क्वाड मुझे देख रही है तो मैं हार नहीं सकता। मैं अपने मोनाजोन को इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं अपने मोनाजोन को इकट्ठा कर रहा हूँ और उसे एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर दूंगा। तब डांटे हंसते हुए कहता है, ये तो सच में बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी, पर तुम्हें मुझे हराने के लिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। और तब हम देखते हैं कैप्टन यामी अपने अटैक से डांटे की छाती को उड़ा देते हैं, जिसे देखकर डांटे शॉक हो जाता है। वैसे तो इस अटैक का नाम डेथ थ्रस्ट है, पर ये थोड़ा कैनन की तरह फील हुआ। तब आस्था सोचता है, कैप्टन यामी तो सच में बहुत अमेजिंग है। तब डांटे सोचता है, ये इम्पॉसिबल है, कोई भी ह्यूमन मेरी बेस्ट फॉर्म में मुझे नहीं हरा सकता। पर नहीं, कोई है जो अपनी पावर से मेरी बॉडी के अंदर एक होल कर सकता है। और तब डांटे हंसने लगता है और कहता है, ये तो सच में बहुत परेशान कर देने वाला है, पर जो भी है शुक्रिया यामीशु की हीरो। और हम देखते हैं डांटे अपने आप को हील करने लगता है। तब ये देखकर ब्लैक बुल्स की सारी टीम बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तब डांटे कहता है, मेरा असली मैजिक मेरा बॉडी मैजिक है और डेविल की पावर इस रीजनरेशन को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। मुझे ना ही कोई बीमारी लग सकती है, ना ही मैं बूढ़ा हो सकता हूँ और ना ही मर सकता हूँ। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, जब भी मैं रीजनरेट करता हूँ या फिर अपने आप को पुश करता हूँ तब मैं और भी ज्यादा मॉन्स्टर जैसा दिखाई देने लगता हूँ और इसलिए मैं हमेशा इसे अवॉइड करता हूँ। तब हम देखते हैं डांटे एक डेविल की तरह दिखना स्टार्ट हो जाता है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, सच बताओ क्या तुम इस टाइम पर एक इंसान भी हो? तब डांटे कैप्टन यामी पर हमला कर देता है, पर कैप्टन यामी उसके हमले को डॉज कर देते हैं और अपनी डेथ थ्रस्ट से डांटे पर दोबारा से हमला करते हैं। तब डांटे कहता है, कैप्टन यामी तुम सच में बहुत अमेजिंग हो। तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स और कॉम्बैट के अंदर टेक्निक्स मुझसे भी ज्यादा है। अब तो मुझे तुमसे जेलसी हो रही है, पर जैसे कि तुम देख सकते हो मैं मर नहीं सकता और इसीलिए मेरी इस अमेजिंग पावर की वजह से तुम्हारे लिए मुझे हराना इम्पॉसिबल है। तुम चाहे बहुत स्किल्ड हो पर मेरे सामने वो कुछ भी नहीं है। ये वर्ल्ड हमेशा से अनइक्वल और अनफेयर रहा है क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिस पर तुम अपना कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे
कि मैं। और तो वो कैप्टन यामी पर हमला कर देता है और कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने कितनी ट्रेनिंग या फिर कितनी स्किल्स हासिल की है, पर आखिर में मैं उन्हें हरा देता हूँ और जीत जाता हूँ। और कैप्टन यामी पर लगातार हमला करने लगता है और हम देखते हैं उसके अटैक से कैप्टन यामी जख्मी हो जाते हैं। मैं इसके ज्यादा करीब नहीं जा सकता और अगर मैं ज्यादा दूर गया तो ये पत्थरों से मुझ पर हर डायरेक्शन से हमला कर देगा। और तब कैप्टन यामी पत्थरों को काटते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और डेथ थ्रस्ट से डांटे के पेट में एक और होल कर देते हैं, पर डांटे फिर से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। तब यहाँ आस्था सोचता है कैप्टन यामी अभी भी लड़ रहे हैं और अपनी लिमिट्स को सरपास कर रहे हैं और यहाँ मैं हूँ, घटिया बॉडी जल्दी से खड़ी हो जाओ प्लीज। और यहाँ हम देखते हैं डांटे कैप्टन यामी पर हावी पड़ रहा होता है और कैप्टन यामी डांटे के हमलों को बस डॉज ही कर पा रहे होते हैं और यहाँ आस्था उठने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ कैप्टन यामी बहुत ज्यादा लड़ने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे होते और ब्लैक बूस की पूरी टीम बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। तब कैप्टन यामी कहते हैं मैं मानता हूँ कि मैं अकेले इसे नहीं हरा सकता, इस आदमी को नहीं मारा जा सकता, इसके पास इनफाइनाइट माना है, ये लगता है मुझे किसी की जरूरत है। आस्था। तब ये सुनते ही आस्था शॉक हो जाता है और उसे कैप्टन यामी की सारी बातें याद आने लगती हैं और हम देखते हैं आस्था अपनी बॉडी को उठाने में कामयाब हो जाता है और अपनी तलवार को लेकर कैप्टन यामी के पास पहुंच जाता है और कहता है मैं तैयार हूँ। तब डांटे कहता है क्या तुम दोनों मुझे एक साथ चैलेंज करना चाहते हो? ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इसमें तो बहुत मजा आएगा। आस्था रुकना मत। सही कहा कैप्टन यामी। और वो डांटे पर हमला कर देते हैं, डांटे के साथ लड़ रहे होते हैं और डांटे की रीजनरेशन पावर और इनफाइनाइट माना की वजह से वो उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाते और तब तो वो आस्था से मदद मांगते हैं। और अब आगे तब यहाँ वैनिका कहती है मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है, मैगी क्यों ला, चलो हम इसे मारते नहीं है। पर आखिरकार ऐसा क्यों? मेरे हिसाब से हर्ट किंगडम की रानी को मार देना ही सबसे सही रहेगा। हमें इसे अपने साथ स्पेड किंगडम ले जाना चाहिए। और हाँ नोएल, मुझे अभी भी याद आया, कुछ सालों पहले मैं ना एक लड़की से लड़ी थी जिसके पास बिल्कुल तुम्हारी जैसा आर्मर था। 2 मिनट रुको, उसका नाम क्या था? ओह हाँ, एसियर। मुझे अब तक याद है उसके साथ लड़के कितना ज्यादा मजा आया था। और जहाँ तक मुझे याद है जब मैंने एक बच्चे को होस्टेज बना लिया था तो उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और इस हिसाब से मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं क्वीन को होस्टेज बना लूँ तो क्या पता तुम भी अपनी पावर को बढ़ाकर किसी दिन मुझसे लड़ाई करो। क्या कहती हो नोएल? वैसे तो मैं इस चीज को समझ तो नहीं सकती, मेरे हिसाब से ये तुम्हारी बहुत क्लोज फ्रेंड है ना। और वैसे भी अगर हम इसे ले भी जाएं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे साथियों को इससे कोई प्रॉब्लम होगी। क्या कहते हो मैगी क्यूला? वैनिका, तुम सच में सरप्राइज से भरी हुई हो। तो चलो फिर, लगता है यहाँ का काम खत्म हो चुका है। और तब हम देखते हैं वैनिका प्रिंसेस को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तब यहाँ रोबेरो कहता है लेडी वैनिका, क्या हम स्पेड किंगडम इतनी जल्दी जा रहे हैं? क्या हम थोड़ी देर रुक नहीं सकते? मुझसे ऐसे बात मत करो। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मुझे तुम जैसे बेकार से इंसानों की कोई जरूरत नहीं है। और तब हम देखते हैं वैनिका रोबेरो को कर्स कर देती है और उसका माना एक्सपैंड करने लगता है। ये कर्स बॉम्ब है। क्या तुम्हें याद है कि जो मैंने तुम्हें डेविल पावर दी थी वो अब तुम्हें बीच में से फाड़ देगी। और यहाँ हम देखते हैं वैनिका के बाकी साथी भी कर्स की वजह से फूलने लगते हैं। थोड़ी ही देर में ये पूरी जगह उड़ जाएगी, पर मुझे पूरी उम्मीद है नोएल कि तुम किसी तरह अपने आप को बचा लोगी। और जब तुम ये कर लोगी तब मैं स्पेड किंगडम में तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। मेरे लिए स्ट्रॉन्ग हो जाना। बाय नोएल। और तब हम देखते हैं वैनिका के सारे साथी फट जाते हैं और यहाँ हमें ब्लैक बुल बेस दिखाया जाता है जहाँ ब्लैक बुल्स के सारे मेंबर्स बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। और यहाँ कैप्टन यामी और आस्था डांटे पर हमला कर देते हैं और डांटे पत्थरों की मदद से उन पर हमला कर रहा होता है, पर आस्था उन हमलों से बचते हुए आगे बढ़ता जाता है। तभी कैप्टन यामी अपनी तलवार से डांटे का एक हाथ काट देते हैं और तभी पीछे से आस्था डांटे पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं डांटे को इस हमले के बारे में पता लग जाता है और वो आस्था को मुक्का मारने लगता है। और तभी आस्था और कैप्टन यामी एक दूसरे को धक्का मारकर उसके हमले से बच जाते हैं। तब आस्था अपनी ब्लैक पावर को यूज करके बहुत तेजी से इधर उधर भागने लगता है और कैप्टन यामी अपने ब्लैक थ्रस्ट मैजिक से डांटे के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और तभी आस्था डांटे पर हमला करने लगता है, पर डांटे अपने आप को रीजनरेट करके आस्था के एक मुक्का मारता है और उस पर पत्थरों से हमला कर देता है। पर तभी कैप्टन यामी आकर आस्था को बचा लेते हैं। तब कैप्टन यामी सोचते हैं आस्था का एंटी मैजिक ही है जो हमारी जीत का कारण बन सकता है, तो हमें किसी तरह आस्था की तलवार से इस पर हमला करना ही होगा। तब आस्था डांटे पर हमला करते हुए सोचता है मुझे पता है कि मैं कैप्टन यामी की कमजोरी बन रहा हूँ, क्योंकि वही
है जिनकी वजह से मैं जिंदा हूँ। मेरी 6 महीने की हार्ड ट्रेनिंग के बावजूद भी मैं इसके सामने टिक नहीं पा रहा। तब डांटे कहता है, इतनी जल्दी हार मत मानना, मुझे थोड़ा और एंटरटेन करो। तुम सोच भी नहीं सकते कि मुझे इन सभी चीजों में कितना मजा आ रहा है। मैं चाहे अपनी पूरी पावर को भी यूज नहीं कर पा रहा, पर मेरी आखिरी उम्मीद वो हिडन पावर ही है। तब आस्था अपने डेविल से कहता है, तुम ये देख रहे हो ना मेरे डेविल? तुम्हारा स्वागत है। तब आस्था उसे देखकर चीखने लगता है और कहता है, आखिरकार तुम चीज क्या हो? ये अच्छा है, मैं वो हूँ जो तुम्हारे साथ कब से हूँ। हाँ, मुझे याद है, हम पहले भी मिल चुके हैं, पर ये मुलाकात थोड़ी डिफरेंट है। मैं उन्हें मार डालूंगा, उन्हें पछताना होगा। मैंने तुम्हारे गुस्से को पहले भी फील किया है, पर मुझे नहीं पता कि उसका रीजन क्या है। पर मेरे हिसाब से तुम भी उसे हराना चाहते हो। मैंने सही कहा ना? मैंने पहले भी तुम्हारी दिल की आवाज सुनी है, तो मैं ये करना चाहता हूँ। तो प्लीज मुझे अपनी पावर दो। जरूर, मैं तुम्हें अपनी असली पावर का थोड़ा हिस्सा देता हूँ, पर जैसी सिचुएशन अब है, ये चीजें ऐसे काम नहीं करेंगी, क्योंकि मुझे इसके बदले में इक्वली कोई चीज चाहिए। आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी बॉडी का एक हिस्सा ले लूंगा। वैसे भी तुम एक डेविल के साथ डील कर रहे हो, तो क्या तुम इस डील के लिए तैयार हो और इस डील को अभी भी करना चाहते हो? चाहे मुझे इसके लिए जो मर्जी करना पड़े, और चाहे इन सभी के बीच मैं खुद एक डेविल ही क्यों ना बन जाऊं, पर मुझे अपनी लिमिट्स को सरपास करना ही होगा। कैप्टन यामी के वो वर्ड्स, वो मेरे लिए इस दुनिया में सब कुछ है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं कभी भी विज़र्ड किंग नहीं बन पाऊंगा। कैप्टन यामी, मैं विज़र्ड किंग जरूर बनूंगा, पर उससे पहले कैप्टन यामी मैं वो बनना चाहता हूँ जो आप हमेशा से चाहते थे। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पावर दे रहा हूँ। और यहाँ हम देखते हैं डांटे अपने ग्रेविटी मैजिक से अपने आसपास की चीजों को उड़ा देता है, और यहाँ आस्था की डेविल पावर एक्टिवेट हो जाती है, और आस्था का एक हाथ डेविल के हाथ में कन्वर्ट हो जाता है। और तब आस्था डांटे पर हमला कर देता है और कहता है, अब बस बहुत हो गया। और यहाँ डेविल कहता है, तुम्हारी राइट आर्म पहले जैसी नहीं रहेगी और तुम्हारी बॉडी इसे 50 सेकंड से ज्यादा सहन नहीं कर पाएगी। इतना टाइम बहुत है। और तब आस्था डांटे का एक हाथ काट देता है, पर डांटे अपनी रिजनरेशन पावर से अपने हाथ को दोबारा से उगा लेता है और आस्था पर हमला कर देता है। तब डांटे अपनी पावर को बढ़ाकर आस्था पर हमला करते हुए कहता है, बहुत अच्छे बच्चे, और आस्था पर अपनी तलवारों से हमला कर देता है। तब यहाँ कैप्टन यामी डांटे की तरफ बढ़ते हुए सोचते हैं, ये जिस तरह लड़ रहा है, इसका मतलब यही है कि ये आस्था के अटैक से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये एंटी मैजिक आस्था की राइट हैंड से निकल रहा है? तो इसका मतलब अगर आस्था एक अच्छा सा अटैक डांटे पर कर पाए तो ये सब कुछ खत्म हो सकता है और हम जीत सकते हैं, पर इसके लिए मुझे थोड़ी और कोशिश करनी होगी। और तभी हम देखते हैं डांटे कैप्टन यामी के अटैक को भी रोक देता है, और तब आस्था और कैप्टन यामी मिलकर अपनी फुल स्पीड से डांटे पर हमला कर देते हैं, और हम देखते हैं डांटे उन दोनों के अटैक से बच रहा होता है, और अब वो दोनों डांटे को बराबरी की टक्कर देने लगते हैं। तब डांटे फुल स्पीड से इधर उधर भागने लगता है, और कैप्टन यामी अपने डायमेंशन स्लैश से उस पर हमला कर देते हैं, पर डांटे उससे भी बच जाता है और कहता है, आखिरकार अब तुम क्या करने वाले हो? और तब हम देखते हैं आस्था कैप्टन यामी के डायमेंशन स्लैश को रिफ्लेक्ट कर देता है, और वो सीधा जाकर डांटे की पीठ पे जा लगता है। और तब हम देखते हैं कैप्टन यामी अपनी मसल्स की मदद से डांटे को उठाकर पटक देते हैं। तब डांटे पत्थरों की मदद से कैप्टन यामी और आस्था पर हमला करने लगता है और कहता है, तुम बहुत अच्छा लड़ रहे हो, रुकना मत। मुझे पता है कि अभी तो तुम मुझे और एंटरटेन करने वाले हो, एंटरटेनमेंट रुकना नहीं चाहिए। तब यहाँ फिनरल कहता है, ये दोनों, इनकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों सिंक हो चुके हैं। और तब हम देखते हैं आस्था और कैप्टन यामी पत्थरों को काटते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और डांटे को जमीन में फेंक देते हैं। तब यहाँ फिनरल कहता है, चाहे ये लड़ाई जितनी मर्जी खतरनाक थी, पर इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें इसमें बहुत मजा आ रहा है। तब डांटे कहता है, मुझसे लड़ो, तुम्हारे पास जितनी ताकत है उससे लड़ो, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिर में मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। और तब वो आस्था और कैप्टन यामी पर हमला कर देता है, और हम देखते हैं आस्था और कैप्टन यामी उसके हमले से बचते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। और तब आस्था अपनी डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड को
अपने पास बुलाता है। पर हम देखते हैं जैसे ही आस्था उस तलवार को पकड़ने लगता है वैसे ही डांटे उस तलवार को दूर फेंक देता है और तब आस्था अपनी डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। पर हम देखते हैं डांटे उसे भी दूर फेंक देता है और तब डांटे जैसे ही आस्था पर हमला करने लगता है हम देखते हैं अचानक से डांटे की तलवार टूट जाती है और दूसरे ही पल हम देखते हैं कैप्टन यामी ने अपने डेथ थ्रस्ट की मदद से डांटे को उड़ा दिया होता है और हमें पता लगता है कि आस्था के पास सिर्फ 3 सेकंड बचे होते हैं। तब डांटे अपने आप को फिर से रीजनरेट कर लेता है और कहता है मैं अमर हूँ, ये अंत है। और तब कैप्टन यामी अपनी तलवार आस्था की तरफ फेंकते हैं और तब आस्था कैप्टन यामी की तलवार को पकड़ लेता है और उसके पास सिर्फ 1 सेकंड होता है और आस्था के उस तलवार को पकड़ते ही वो तलवार डीमन स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है और उसके अंदर एंटी मैजिक फ्लो करने लगता है, जिसे देखकर डांटे डर जाता है और आस्था डायमेंशन स्लैश से डांटे को बीच में से काट देता है और डांटे अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापिस आ जाता है और मारा जाता है। तब आस्था कहता है लगता है हम आखिरकार जीत ही गए और तब आस्था का एंटी मैजिक खत्म हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। पर तभी कैप्टन यामी अपनी फोरआर्म से उसे सपोर्ट देते हैं और कहते हैं अच्छा काम किया आस्था, तुम सच में एक कुतिया के पागल बच्चे हो। शुक्रिया। तब वेनिसा और फिनरल कैप्टन यामी और आस्था की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब फिनरल कहता है ये लड़ाई सच में बहुत अमेजिंग थी। तब यहाँ हेनरी कहता है क्या तुमने उन्हें हरा दिया, और यहाँ गोश्त को भी होश आ जाता है। तब ग्रे गोश्त को जिंदा देखकर उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। तब गोश्त कहता है क्या तुम ठीक हो ग्रे? तब ग्रे शर्माते हुए उससे माफी मांगने लगती है। तब गोश्त कहता है पर आखिरकार तुम माफी किस चीज की मांग रही हो? तब यहाँ वेनिसा कहती है लगता है इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तब कैप्टन यामी डांटे की लाश की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिनरल के पूछने पर कहते हैं ये चाहे मर चुका है पर हमें फिर भी इसे कैद कर लेना चाहिए ताकि हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे लग रहा है हमने एनिमी की टॉप डेविल पोजेस्ड को पकड़ लिया है, तो लगता है सब कुछ ठीक। और तभी हम देखते हैं ज़ेनोन वहाँ आ जाता है और तभी ब्लैक बुल्स के सारे मेंबर्स को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और तभी वो सभी देखते हैं ज़ेनोन ने कैप्टन यामी पर हमला करके उन्हें पकड़ लिया होता है। तो कैप्टन यामी सोचते हैं सब कुछ खराब हो गया, मैं मूव नहीं कर सकता। तो फिनरल कहता है आखिरकार ये कौन है, और वहाँ पर वो तो गोल्डन डॉन के कैप्टन है ना। और तो फिनरल को डांटे की बात याद आती है कि वो द ट्री ऑफ क्लीफोर्थ बनाना चाहते हैं, जिनके लिए उन्हें वर्ल्ड ट्री मैजिक और डार्क मैजिक की जरूरत है, और वो भी आर्किन स्टेज के यूजर्स का। तब ज़ेनोन कहता है मैं बस मैजिक फ्लक्चुएशंस को चेक करने आया था। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद तुम हार गए, कितनी बेकार बात है, तुम कितने बेकार लीडर निकले। और तब वो आस्था के हाथ को देखकर उस पर हमला कर देता है, पर फिनरल अपने स्पेशल मैजिक की मदद से उसके अटैक की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तब ज़ेनोन कहता है एक स्पेशल मैजिक यूजर। और तभी उसे यूनो का दिया हुआ घाव दिखाई देता है और वो सोचता है मैं अपनी पिछली लड़ाई का इफेक्ट अभी भी महसूस कर सकता हूँ, पर मैं खुश हूँ कि वो प्रॉब्लम अब खत्म हो चुकी है। मैं तो इसे भी लेकर जाना चाहता हूँ, पर समय खत्म हो रहा है। तब गोश्त कहता है तुम ऐसे नहीं जा सकते, और अपने मैजिक से ज़ेनोन पर हमला कर देता है, पर ज़ेनोन अपने आप को बचा लेता है। तब वेनिसा कहती है इसे जाने मत देना, और सोचती है अगर ये चले गए तो दुनिया तबाह हो जाएगी। और तब हेनरी ज़ेनोन पर हमला कर देता है, पर ज़ेनोन ब्लैक बुल बेस को उड़ा देता है और हेनरी दूर जाकर गिरता है। तब आस्था अपनी डेविल से कहता है डेविल प्लीज तुम मेरी बॉडी का एक और हिस्सा ले सकते हो, पर मुझे तुम्हारी पावर फिर से चाहिए। नहीं, तुम्हारी बॉडी अब मूव नहीं कर सकती। ये इस टाइम एक और डील को सहन नहीं कर पाएगी। इस टाइम तुम एक और डील के लिए तैयार नहीं हो। तो क्या इसका मतलब सब खत्म हो गया, कोई डील नहीं होगी? ये इसलिए है क्योंकि तुम कमजोर हो। तब हम देखते हैं वेनिसा फिनरल की पोर्टल की मदद से अपनी बिल्ली को ज़ेनोन के पास भेजने लगती है और सोचती है अगर इसने एक बार कैप्टन यामी को टच कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम देखते हैं ज़ेनोन उस पोर्टल को तोड़ देता है और कैप्टन यामी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तब आस्था कैप्टन यामी के फेस पर एक स्माइल देखता है और उनके देखते ही देखते ज़ेनोन कैप्टन यामी और कैप्टन विलियम को लेकर वहाँ से चला जाता है और आस्था जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और यहाँ डॉक्टर ओवन कहते हैं जब तुम अपने हेडक्वार्टर्स को बचा रहे थे तो गोल्डन डॉन के ऊपर भी अटैक हुआ था और उनके ऑलमोस्ट सभी साथी मारे गए। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुम लोगों को सेफ देखकर कितना खुश हूँ। तब फिनरल कहता है ये बस इसलिए है क्योंकि आस्था और यामी ने हमें प्रोटेक्ट किया। तो फिर आस्था का क्या हाल है? आस्था अभी के लिए ठीक है, पर मुझे इस पता इसकी राइट आर्म को क्या हुआ है। तब ग्रे डॉक्टर ओमन को गोश्त को चेक करने के लिए कहती है। तब गोश्त कहता है मेरे सारे जख्म
जख्म ठीक हो चुके हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर ग्रे फिर भी इंसिस्ट करती है। तब डॉक्टर ओमन के पूछने पर ग्रे कहती है, गोश की बॉडी के अंदर पूरी की पूरी स्वॉर्ड चली गई थी और तब मैंने जितना हो सके इसके वुंड्स को ठीक कर दिया। एक सेकेंड रुको, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा तो ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक है ना? तब ग्रे को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता। तब डॉक्टर ओमन गोश को चेक करके कहते हैं, तुमने क्या कहा था कि इसके अंदर पूरी की पूरी स्वॉर्ड चली गई थी, पर जो मैजिक ग्रे ने यूज किया है ये हीलिंग से भी एक स्टेप आगे है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बॉडी के टिश्यूज ने अपने आप को रीबिल्ड कर लिया। मुझे लगता है तुम्हारा असली मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से कहीं ज्यादा है। मुझे इस मैजिक के बारे में पता तो नहीं है, पर ग्रे तुम्हें ही इसके बारे में पता लगाना होगा। मैं चाहता हूँ कि आस्था अभी थोड़ी देर रेस्ट करे, तो इसलिए तुम सभी लोग वापस ब्लैक बुल बेस जा सकते हो। स्क्वाड कैप्टन्स ने सुबह को एक इमरजेंसी मीटिंग रखी है, तो अभी के लिए सबसे बेस्ट डिसीजन यही होगा कि आप जाकर आराम करो, ताकि आप आने वाली किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहो। और तब हम देखते हैं रात को आस्था को होश आ जाता है और वो अपने राइट आर्म को देखकर डर जाता है। और तब वो अपनी ग्रीमोर के अंदर देखता है कि उसके अंदर कैप्टन यामी की तलवार अभी भी होती है। तब आस्था बाहर की तरफ भागने लगता है, पर अचानक से उसकी बॉडी रुक जाती है और तब उसके पीछे एक पर्सन आ जाता है। तब वो कहता है, क्या तुम कहीं जा रहे हो? मेरे हिसाब से तुम्हें अंदर जाके आराम करना चाहिए। वो कैप्टन को लेकर जा चुके हैं, तो मुझे उन्हें बचाना होगा। तब वो पर्सन कहता है, इसका कोई फायदा नहीं है, तुम ना केवल उस डेविल पोजेस्ड पर्सन के साथ लड़ने जा रहे हो जिसने तुम्हें पहले ही हरा दिया था, बल्कि 2 और लोग हैं जो कि उसके बिल्कुल इक्वली पावरफुल हैं। तो मेरी मानो तुम उनके सामने खड़े भी नहीं हो पाओगे, और ऊपर से तुम्हारे डेविल ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, और साथ में तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी राइट आर्म के साथ हो क्या रहा है। इस तरह वहाँ जाना कोई ब्रेवरी नहीं है, ये बस बचकाना है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं फिर भी जाना चाहता हूँ। जब वह कैप्टन यामी मुसीबत में है तो मैं यहाँ पर बैठकर आराम कैसे कर सकता हूँ? उन्हें मेरी जरूरत है। उसे रहने दो, तुम्हें उस बेकार से आदमी को मरने देना चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि तुम्हें कैप्टन यामी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत ज्यादा बदतमीज और जालिम इंसान है, और ऊपर से वो कितना इररिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं सच कहूँ तो वो वर्थलेस है। तब आस्था कैप्टन यामी को याद करके कहता है, तुम्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। कैप्टन यामी ने हमें बचाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डाली, पर वो फिर भी हार गया, जिससे पता लगता है कि वो एक लूजर है। तब हम देखते हैं आस्था अपने डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, और तब हम देखते हैं उस पर्सन का मैजिक नलिफाई हो जाता है। तब आस्था अपनी तलवार से उस पर हमला करने लगता है, और हम देखते हैं वो पर्सन अपने मैजिक से आस्था को पकड़ लेता है। अगर तुम मुझे नहीं हरा पा रहे तो फिर तुम यामी को कैसे बचाओगे? तब आस्था को अपने डेविल की बात याद आती है जिसने उसे वीक कहा था। तब आस्था रोते हुए कहता है, ये सारी मेरी गलती है, मैं कमजोर था। तुम सच में एक लूजर हो, और मुझे तुम अच्छे इंसान लगे, जिस वजह से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और तब हम देखते हैं उस पर्सन के सिर से सींग बाहर निकलने लगते हैं, और वो कहता है, चिंता मत करो, यामी अभी जिंदा है। पर रुको, आखिरकार तुम हो कौन? मैं ब्लैक बुल्स का वाइस कैप्टन नैच हूँ। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें ये सिखा सकता हूँ कि तुम कैसे अपनी डेविल पावर को यूज कर सकते हो। तब आस्था सोचता है, क्या इसने अभी अभी ये कहा कि ये ब्लैक बुल्स का वाइस कैप्टन है? और तभी हम देखते हैं नैच का डेविल बाहर आ जाता है और नैच से आस्था के बारे में पूछने लगता है। तब आस्था को उसकी की से पता लगता है कि वो एक डेविल है। कीमोडेलो, मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर तुम्हारी हाइट तो इससे भी छोटी है। तब कीमोडेलो हंसते हुए कहता है, तुम इस टाइम बस ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि इस टाइम मैं अपनी असली फॉर्म में नहीं हूँ। तब आस्था सोचता है, ये दोनों तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि ये बेस्ट बडीज हो, और कहता है कि तुम भी डेविल पोजेस्ड हो। ये मेरा डेविल है और इसका नाम कीमोडेलो है। और तब वो अपने बैग पर बना हुआ ब्लैक बुल्स का साइन दिखाता है। तब आस्था कहता है, तो इसका मतलब तुम सच में ब्लैक बुल्स के वाइस कैप्टन हो? हाँ, और यामी ने ये डिसाइड किया था। तब आस्था ये सुनकर शॉक हो जाता है। मैं तुम्हें इस बात के लिए ब्लेम नहीं करूंगा कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, और ऊपर से मैं तो हाइड आउट में बस एक बार आया था। पर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं यामी से नफरत करता हूँ, और वैसे भी उसकी मौत को अभी थोड़ा टाइम बाकी है। पर तुम इतना ज्यादा श्योर कैसे हो? क्योंकि मैं काफी टाइम से स्पेड किंगडम के अंदर जासूसी कर रहा था। मैं अभी भी तुम्हें अच्छे से नहीं जानता हूँ, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे तुम पर ट्रस्ट करना भी चाहिए या नहीं। पर मेरे ख्याल से सिर्फ तुम ही हो जिसे पता है कैप्टन यामी को वापस कैसे लाया जा सकता है। तो प्लीज मेरी मदद करो, मुझे वो सब कुछ सिखाओ जो तुम्हें डेविल पावर के बारे में पता है। बहुत अच्छे, मुझे ये अच्छा लगा कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, पर अभी के लिए मुझे तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट महसूस नहीं हो रहा है। तब आस्था ये सुनकर शॉक हो जाता है। तब नैच कहता है, मुझे उम्मीद है कि जब तुम अपनी पावर्स के बारे में सीख लोगे तब चीजें थोड़ी ज्यादा आसान हो जाएंगी। तब आस्था सीखने के लिए तैयार हो
जाता है। कल मैं तुम्हें कहीं लेकर चलूंगा, तो इसलिए आज रात के लिए आराम करो। क्या मुझे अब सोना होगा? मुझे सेल्फिश लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और तब यहाँ अगले दिन कैप्टन्स की इमरजेंसी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और तब मार्क्स सभी कैप्टन्स को कल का हुआ इंसिडेंट दिखाता है। तब विजिट किंग कहते हैं ट्री ऑफ क्लीहोथ, जो कि इस दुनिया को अंडरवर्ल्ड से कनेक्ट करेगी और उसे क्रिएट करने के लिए यामी और विलियम के मैजिक की जरूरत होती है और शायद इसी वजह से उन्होंने उन दोनों को किडनैप किया है। तब शार्लेट कहती है वो दोनों अपने आप को बचा भी नहीं सके, आखिरकार वो अपने आप को स्क्वाड कैप्टन कैसे कह सकते हैं? तब वो सोचती है क्या यामी को किडनैप कर लिया गया है? आखिरकार वो है कहाँ और क्या वो जिंदा भी है? और ऊपर से तो मैंने अभी तक तो उसे अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया है। तो यूनो कहता है हम जो कर सकते थे वो हमने किया, पर वो फिर भी काफी नहीं था और ऊपर से एनिमी तो हमारे साथ सीरियसली लड़ भी नहीं रहा था। तब कैप्टन जैक कहते हैं तुम्हें सुनकर लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा डर चुके हो, और वैसे भी डरोगे भी क्यों ना, तुम ऑलमोस्ट मर ही गए थे। तब कैप्टन वर्मिलियन उन्हें चुप कराते हैं और कहते हैं हमें इस टाइम अपने दुश्मनों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब जब हम इस टाइम ये डिस्कशन कर रहे हैं तब दूसरी तरफ वो अंडरवर्ल्ड के दरवाजे को खोलने की तैयारियों में लगे हैं। हमें किसी भी कीमत पर उन्हें रोकना ही होगा। पर दुख की बात तो ये है कि हमें उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। तब कैप्टन जैक कहते हैं तो इसका मतलब हम बस चुपचाप यहाँ पर बैठ के आपस में बातें करते रहेंगे। कितना अच्छा प्लान है ये। मुझे नहीं लगता इस चुपीट सी मीटिंग से कुछ फायदा होगा, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब कैप्टन नोज़ेल उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं मुझे उम्मीद है कि तुम स्पेड किंगडम पर अकेले अटैक करने के बारे में नहीं सोच रहे हो। तब कैप्टन जैक कहते हैं क्या कहा? मैं इतना पागल नहीं हूँ कि उन्हें बचाने वहाँ जाऊंगा। तब कैप्टन वर्मिलियन सभी को बैठने के लिए कहते हैं और तभी नेश आस्था को लेकर वहाँ आ जाता है और कहता है मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि एक प्रॉपर मीटिंग भी नहीं कर पाते। मुझे खुशी होगी अगर आप लोग चुपचाप बैठ जाएंगे। और तब हम देखते हैं सभी कैप्टन्स उस पर अटैक करने लगते हैं और कहते हैं आखिरकार तुम हो कौन? और तब हम देखते हैं नेच उन सब के पीछे एक एक डेविल रख देता है और कहता है मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे इस मीटिंग में आने का पूरा हक है। तब आस्था कहता है क्या तुम्हारे पास 4 डेविल्स हैं? मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी। तब कैप्टन विलियम सोचते हैं डेविल्स? तो इसका मतलब ये भी डेविल पोजेस्ड है। तब कैप्टन नोज़ेल कहते हैं सच सच बताओ आखिरकार तुम हो कौन? तब विजिट किंग कहते हैं ये ब्लैक बुल्स का वाइस कैप्टन है। ये काफी टाइम से स्पेड किंगडम में एज ए स्पाई वर्क कर रहा था और मुझे ये नहीं पता था कि ये डेविल पोजेस्ड है। तब कैप्टन विलियम सोचते हैं मुझे तो लगा था कि यामी की स्क्वाड का वाइस कैप्टन कोई भी बन सकता है। तब कैप्टन जैक को वो याद आ जाता है। तब वो कहते हैं मुझे तुम याद हो, पर इस टाइम तुम्हारा मैजिक चेंज हो चुका है। तब नेच कहता है अब वो पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता। और तब वो अपने डेविल्स को वापस भेज देता है। तब नेच कहता है हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से हमें स्ट्रेट पॉइंट पर आना चाहिए, तो प्लीज बैठ जाइए। जैसे कि आप सबको पता ही है कि अंडरवर्ल्ड का गेट स्पेड किंगडम में ओपन होने वाला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने अभी तक सारी प्रिपरेशंस कर ली होंगी और इसके लिए वो यामी और विलियम की बलि देंगे। और जब ये हो जाएगा तब एडवेंट ऑफ क्लीपोथ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ये 7 दिन तक चलेगा, जहाँ पर 7 लेवल्स होंगे और 7 गेट्स जो कि एक एक करके खुलेंगे। हर गेट के नीचे एक एक डेविल होगा और जितना लेवल डीप होगा उतना स्ट्रॉन्ग डेविल होगा। जो अपर डेविल्स हैं वो डार्क ट्रायड जितने ही स्ट्रॉन्ग होंगे, पर जो डेविल्स नीचे होंगे वो उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल होंगे। और इसी हिसाब से अगर फाइनल डेविल लूसीफर आ गया तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी और यामी और विलियम इस प्रोसेस में मारे जाएंगे। पर जब तक सभी गेट्स ओपन नहीं हो जाते तब तक वो दोनों जिंदा रहेंगे। तब कैप्टन नोज़ेल सोचते हैं ये काफी इम्प्रेसिव है कि इसने अकेले ही इतनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली और ऊपर से उस जगह से जहाँ पर एनिमी का मेन बेस है। तब कैप्टन रिल कहते हैं पर आखिरकार डार्क ट्रायड इतनी डेंजरस चीज क्यों करना चाहते हैं? तब नेच कहता है मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस चीज को समझ पाएंगे। आप सभी मैजिक नाइट्स हो तो आप अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हो, पर जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वो बस अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए किसी को भी हर्ट कर सकते हैं और उन्हें कोई पछतावा या शर्म नहीं होती। और अगर मैं सच कहूँ तो मैं कभी नहीं जानना चाहता कि उन्हें ये सब कुछ करने से क्या मिलता है। वो बस कूड़ा है। वो बहुत ज्यादा इविल है, जिनसे जितनी नफरत की जाए उतनी कम है। चाहे भगवान उन्हें माफ कर दे, पर मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और साथ में मैं बिना मदद के डार्क ट्रायड को नहीं हरा सकता। मुझे मेरी लिमिट्स पता है और मैं बस वही कर सकता हूँ जो कि मेरी एबिलिटीज के अंदर आएंगी। तो इसलिए मैं आस्था को अल्टीमेट वॉरियर बनाऊंगा। एंटी मैजिक का पोटेंशियल मुझसे काफी ज्यादा है। अगले 3 दिनों में अंडरवर्ल्ड का गेट खुल जाएगा, तो हमें वो होने से पहले यामी और विलियम को बचाना होगा और ट्री ऑफ क्लीफोथ को खत्म करना होगा। मेरे मैजिक की मदद से हम बिना डिटेक्ट हुए उनके कैसल के अंदर एंटर कर सकते हैं और तब हम एक एक करके डार्क
डार्क ट्राइड के सभी मेंबर्स को मारने लगेंगे। डांटे के पास ग्रेविटी और बॉडी मैजिक है, वेनिका के पास कर्स वार्डिंग और ब्लड मैजिक है, और जीनोन के पास स्पेशल एंड बोन मैजिक है। मैं सभी लोगों को लेकर नहीं जा सकता, तो सिर्फ वही लोग मेरे साथ चलेंगे जिनके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे, और उनमें आस्था शामिल होगा। तो कैप्टन जैक कहते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम कैप्टन में से पहले सिलेक्शन करोगे। तो यूनो कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे पता है कि ऐसा कहना रूड है, पर प्लीज मुझे अपने साथ चलने दो। तो कैप्टन जैक कहते हैं, क्या तुम पागल हो? हम किसी ऐसे इंसान को कैसे जाने दे सकते हैं जो ऑलरेडी उनसे हार चुका हो? तब कैप्टन विलियम कहते हैं, यूनो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, पर यहाँ पर रहकर क्लोवर किंगडम को बचाना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब नैच कहता है, वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। स्पेड किंगडम में कुछ ऐसे लोग हैं जो डार्क ट्राइड के खिलाफ लड़ रहे हैं। कुछ टाइम पहले एक पर्सन क्लोवर किंगडम में आ गया था, और वो इस टाइम तुम्हारे विलेज में है। मैंने सही कहा ना? तो मुझे सच से बताओ, आखिरकार तुम हो कौन? तब यूनो कहता है, मैं असलियत में स्पेड किंगडम का प्रिंस हूँ। तब सभी लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। तब आशा कहता है, क्या कहा? प्रिंस ऑफ स्पेड किंगडम? यूनो, तुम झूठ कह रहे हो ना? तब यूनो कहता है, जब रॉयल फैमिली पर हमला हुआ तब मेरा बस जन्म ही हुआ था। तब कुछ लोग मुझे लेकर क्लोवर किंगडम आ गए। तब कैप्टन नोज़ेल सोचते हैं, अब मुझे समझ में आया, ये रॉयल्टी है और इसी वजह से इसके पास इतनी सारी पावर है। तब यूनो कहता है, जो पर्सन इस टाइम हमारे विलेज में है वो रॉयल फैमिली का वफादार था। उसे एनिमी और कैसल के बारे में बहुत कुछ पता है। तब कैप्टन जैक कहते हैं, चलो अब तो एक और रीजन मिल गया तुम्हें वहाँ पर ना ले जाने का। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पर्सन एनिमी का स्पाई हो, और ना केवल वो, ये भी हो सकता है कि तुम भी एक जासूस हो। तब यूनो कहता है, अगर मैंने उन्हें नहीं बचाया तो इन सब का कोई फायदा नहीं होगा। तुम ये नहीं समझोगे, जब से एल्फ का इंसिडेंट हुआ है तब से तुम सभी लोग कैप्टन विलियम पर शक कर रहे हो, और मैं तुम्हें इस चीज के लिए ब्लेम भी नहीं कर सकता। वो खुद ही ह्यूमन और एल्फ्स के बीच में चूज नहीं कर पाए, जिस वजह से हमारे किंगडम को सफर करना पड़ा। और इसी वजह से चाहे वो जितना मर्जी हर्ट हो रहे हो, पर वो फिर भी लड़ रहे हैं। मुझे जीनोन के साथ लड़ाई याद है जहाँ पर हम सभी लोग हार चुके थे और मैं बेहोश हो रहा था। तब कैप्टन विलियम तब भी हमें बचाते हुए उसके साथ लड़ रहे थे, और वो भी इस वजह से ताकि वो गोल्डन डॉन के मेंबर्स को बचा सके। और यहाँ तक कि ज़ेनोन भी उसे फाइट पर फोकस करने के लिए कह रहा था, और इसी वजह से वो हार गए। वो अपने आप को बचा सकते थे पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप सभी लोग चाहे उन्हें गद्दार मानते हो, पर हमारे लिए वो नहीं है। वो हमारे लिए वो सब कुछ थे जो एक स्क्वाड कैप्टन को होना चाहिए। ये कैप्टन विलियम की वजह से ही है कि हम आज जिंदा हैं। ये वॉर अभी खत्म नहीं हुई है। गोल्डन डॉन क्लोवर किंगडम सबसे ताकतवर मैजिक नाइट स्क्वाड है। मैं ये प्रूफ करूंगा कि उन्होंने हमें बचाकर सही डिसीजन लिया था, और ये भी दिखाऊंगा कि हम कितने ताकतवर हैं। वो मैं होऊंगा जो कि कैप्टन विलियम को बचाएगा। तब कैप्टन जैक यूनो की माना को देखकर हैरान हो रहे होते हैं और उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। तब सिल्क कैप्टन जैक को चुप रहने के लिए कहती है और कहती है, मैं इतना टाइम अपने मोना को स्टोर करने में लगा रही थी। हम लोग उन्हें हरा देंगे। यूनो इस बार नहीं हारेगा। तब नैच कहता है, बहुत अच्छे, तुम आ रहे हो। मुझे तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल बुरे नहीं लगते। तब आशा कहता है, तुम चाहे स्पेड किंगडम के प्रिंस और गोल्डन डॉन के वाइस कैप्टन होगे, पर तुम मेरे लिए हमेशा यूनो ही रहोगे। तब नैच कहता है, हम 3 दिन बाद पेड किंगडम जाएंगे। मैं आप सभी को कुछ टाइम बाद डिटेल्ड प्लान बताऊंगा, और इस टाइम हम अटैक मोड पर होंगे। तब आशा सोचता है, जब यूनो इस टाइम इतना सीरियस है तब मैं अब रो नहीं सकता। अगर मैं हार गया हूँ तो इसका मतलब मैं वीक हूँ और मुझे बस स्ट्रॉन्ग बनना होगा। नहीं, मुझे अपनी लिमिट्स को सरपास करके स्ट्रॉन्गेस्ट बनना होगा। तब आशा कहता है, तो चलो फिर डार्क ट्राइड को हराएं और कैप्टन्स को रेस्क्यू करें। तब सभी लोग इस प्लान के लिए हामी भरते हैं। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, तो चलो फिर हर्ट किंगडम से हेल्प ली जाए। तब मार्क्स कहता है, मैं कल से उनके साथ कांटेक्ट नहीं बना पा रहा हूँ। तब कैप्टन रिल कहते हैं, क्या चामी और बाकी सभी लोग ठीक है? तब नैश कहता है, कल डार्क ट्राइड के सभी मेंबर्स कैसल से बाहर थे, और जहाँ तक मुझे पता है वेनिका ने शायद हर्ट किंगडम पर हमला कर दिया था। तब हम यहाँ देखते हैं और उसे अचानक से होश आ जाता है। तब वो देखती है कि उसके सामने पैट्री और उसके साथी होते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। यहाँ नोएल को होश आ जाता है, जहाँ वो एल्व्स को देखती है, और तो वो वहाँ देखती है कि वहाँ पर उसके साथी भी होते हैं, और वो वहाँ की जगह को देखकर उस बारे में पूछने लगती है। तब पैट्री कहता है, ये एल्सिया है जो कि स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन में बसा हुआ है। तब नोएल सोचती है, यहाँ का मैजिक तो सच में बहुत ज्यादा है। तब वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं और नोएल उनके बारे में पूछने लगती है। ये लिच और प्रिंसेस टेटिया के बच्चे हैं। तब नैरो को एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ डेविल की वजह से ह्यूमंस ने एल्व्स को तबाह कर दिया होता है, और तब वो नोटिस करती है
कि प्रिंसेस चेटिया अभी भी जिंदा है और उनके ट्विन बच्चों में से एक बच्चा जिंदा है। और तब वो हमें बताती है जैसे मुझे इस बात का एहसास हुआ मैंने तभी प्रिंसेस चैटिया जख्मों को सील कर दिया और उसके बाद मैं फर्स्ट विजिट किंग के पास चली गई और तब उन्होंने उस मॉन्स्टर को हरा दिया। तब मुझे काफी सालों बाद होश आया और मैंने देखा कि मैं एक बर्ड बन चुकी थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि प्रिंसेस चैटिया के साथ क्या हुआ। पर अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि वो जिंदा थी और ये बच्चे इस बात का प्रूफ हैं, क्योंकि ये एल्फ और ह्यूमन के बच्चे हैं। मेरे प्रिंस जिस नई दुनिया का आपने सपना देखा था वो आज मेरी आंखों के सामने है। तब पैट्रिक कहता है ये एल्व्स का नया विलेज है और जब हमें ये मिला था तब मुझे ये एहसास हो गया था कि आखिरकार क्यों हम यहाँ पर रह गए हैं। तब मिमोसा कहती है पर आखिरकार तुम लोगों ने हमें बचाया क्यों? हमें ड्राइड ने तुम्हें बचाने के लिए कहा था, जो कि एल्सिया का गार्डियन है, और जैसे ही ड्राइड ने ये आकाशवाणी की वैसे ही हम तुम्हें बचाने हर्ट किंगडम चले गए। पर हम लोग काफी ज्यादा लेट हो चुके थे और हर्ट किंगडम में चारों तरफ तबाही मच गई थी, पर तुम सभी लोग अपनी पावर्स की मदद से उस हमले से बच पाए और तुम्हारी वजह से हर्ट किंगडम के लोग भी बच गए। मैं तो बिल्कुल चौंकी गया था कि तुम इतने ताकतवर एनिमी के वार से भी बच गए। तुम सच में पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुके हो। तब नोएल कहती है पर अभी भी ये काफी नहीं है, क्योंकि हम ना ही किसी को बचा पाए और ना ही किसी को हरा पाए और अब तो उन्होंने क्वीन को भी किडनैप कर लिया है। पता नहीं अब उनके साथ क्या होगा, तो इसलिए अब हमें ताकतवर बनना होगा। तुम सभी लोग हमसे ताकतवर होना और मुझे बताओ कि हम तुम्हारे जितने स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं। तब राया कहता है मिस रॉयल्टी, क्या सच में किसी से ऐसे मदद मांगी जाती है? तब पैट्रिक कहता है क्या तुम्हें अभी भी विश्वास है कि तुम ऐसे एनिमी को हरा सकती हो जिसे तुम महीनों की ट्रेनिंग से भी नहीं हरा पाई? तब नोएल कहती है मुझे पता है कि ये आसान नहीं होने वाला है, पर मैं इस टाइम हार नहीं मान सकती। तो क्या तुम सभी लोग मेरे साथ हो दोस्तों? और तब वो सभी लोग भी तैयार हो जाते हैं। तब पैट्रिक कहता है तो अगर ऐसी बात है तो मैं एल्व्स के एस्ट्रिक आर्ट अल्टीमेट मैजिक के जरिए तुम्हें ताकतवर बनना सिखाऊंगा। तब यहाँ रिल कह रहा होता है काश चामी और बाकी सभी लोग ठीक हो, मुझे उनकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। और तभी गाजा उनसे कांटेक्ट करता है और विजिट किंग को सारी बात बताता है। तब विजिट किंग कहते हैं मुझे सारी सिचुएशन समझ में आ गई है, तो अब हम लोग 3 दिनों में स्पेड किंगडम पर हमला करने वाले हैं। तो फिर आखिरकार तुम लोग क्या करने वाले हो? तब गाजा कहता है हम भी आपके साथ लड़ेंगे और सारे स्पिरिट गार्डियंस भी सेफ हैं, तो इसलिए हम अपने हर्ट किंगडम के लिए अपनी क्वीन को वापस हासिल करके रहेंगे। नोएल और बाकी सभी लोग भी लड़ाई में वापस आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, पर ये उन पर डिपेंड करता है कि वो टाइम पर यहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं। और तब सिग्नल बंद हो जाता है। तब गाजा क्वीन के बारे में सोचते हुए कहता है चाहे जो मर्जी हो जाए पर मैं आपको बचा कर रहूंगा। तब यहाँ कैप्टन शार्लेट सोचती है मैं यामी को कुछ नहीं होने दे सकती, तो इसलिए मेरा इंतजार करना यामी। तब रिल कहता है शुक्र है सभी लोग सही सलामत हैं। तब आस्था कहता है लगता है वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अब मुझे भी ट्रेनिंग पर वापस जाना चाहिए। और वो वाइस कैप्टन को आवाज लगाने लगता है, पर वाइस कैप्टन वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं ब्लैकपुल बेस का बुरा हाल हो गया होता है और वाइस कैप्टन नेच वहाँ पर पहुंचकर कहते हैं 3 दिनों में हम ज्यादा ताकतवर मैजिक नाइट्स को इकट्ठा करेंगे और स्पेड किंगडम पर हमला कर देंगे। तब एनिसा कहती है रुकिए जरा, क्या आप ब्लैक बुल्स के वाइस कैप्टन है? तब फिंडल कहता है अगर ऐसी बात है तो हमने आपको यहाँ पर पहले क्यों नहीं देखा? तब वाइस कैप्टन नेच कहते हैं क्योंकि मुझे ब्लैक बुल्स बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं मैजिक नाइट होने के तौर पर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और एक वाइस कैप्टन होना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो चीजों को अच्छे से नहीं करते हैं, और ब्लैक बुल्स को तो सभी लोग उस स्क्वाड के नाम से जानते हैं जो हमेशा चीजों को बिगाड़ती ही है। तुम लोगों ने चाहे 6 महीनों में अच्छा काम किया हो, पर इससे तुम्हारी पुरानी गलतियाँ छिप नहीं सकती। एक चुड़ैल जो हमेशा दारू पीती रहती है, एक स्पेशल मैजिक यूजर जो कि मिशंस के बीच में भी प्ले बॉय बना फिरता है, और एक क्रिमिनल नोबल। और अगर मैं बाकियों की बात करूं तो तुम्हारे पास 2 ऐसे गुंडे भी हैं जो कि हमेशा अपनी मनमर्जी करते रहते हैं। तो अगर मैं सच कहूं तो तुम्हारे बेकार से कैप्टन ने एक लूजर्स की टीम तैयार की है। तब ग्रे कहती है ये सभी लोग अच्छे इंसान हैं, तो इसलिए इनके लुक को देखकर इन्हें जज मत करो। तो अगर तुम लुक के जरिए जज नहीं होना चाहते हो तो तुम वैसे दिखो ही मत। कभी कभी वो लोग जो इविल दिखते हैं या फिर उन्होंने कभी बुरे काम किए होते हैं, वो कभी कभी अच्छा काम भी कर देते हैं, पर मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे वही लोग अच्छे लगते हैं जो कि शुरू से अच्छे थे। पर तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है, तो इसलिए अगर तुम लोग यामी की मदद करना चाहते हो तो अगले 2 दिनों में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ। और वहाँ से चले जाते हैं। तब आस्था और वाइस कैप्टन नेच एक जंगल में पहुँच जाते हैं। तब आस्था कहता है आखिरकार ये किस तरह का मैजिक है? मेरा मैजिक शैडो मैजिक है, जो कि मुझे और जिसे भी मैं टच करता हूँ उसे एक शैडो से दूसरे
शैडो में जाने में मदद करता है। तो मतलब ये स्पेशल मैजिक की तरह है। और तब वो लोग एक टूटे फूटे घर में पहुंच जाते हैं। आखिरकार ये किसका घर है? ये एक पुराने नोवेल का घर है। और तब वो एक कमरे में जाकर अपने शैडो मैजिक को एक्टिवेट कर देते हैं और वो लोग एक अंडरग्राउंड रूम में चले जाते हैं। अगले 2 दिनों के लिए मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखाऊंगा जो मैं डेविल्स के बारे में जानता हूँ, जिससे तुम और भी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। जिसे सुनकर आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इस टाइम तुम डेविल की पूरी पावर को यूज नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम सिर्फ थोड़ी सी ही पावर को यूज कर पा रहे हो। तो इसलिए अब हम डेविल बाइंडिंग रिचुअल परफॉर्म करेंगे, जिसमें तुम डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे और उसकी पावर को अपने कब्जे में कर लोगे। ये एक फॉरबिडन सेरेमनी है जो कि डेविल की पावर को तुम्हारे अकॉर्डिंग कंट्रोल करने की आजादी देती है। और जब ये रिचुअल पूरा हो जाएगा तब तुम डेविल की पावर को पूरा यूज कर पाओगे। इस रिचुअल के लिए पहले तुम्हें डेविल के साथ कनेक्ट होना होगा। जैसे कि तुम देख ही सकते हो, मेरे पास ये पेंडेंट है जो कि मुझे डेविल के साथ जोड़ कर रखती है। और ये पेंडेंट डेविल्स को टेम्परेरीली इस दुनिया में समन कर सकते हैं। पर तुम्हारी कहानी अलग है, तुम तो पूरी तरह ही उस डेविल के साथ कनेक्ट हो। तो आखिरकार हम ये कैसे करेंगे? और स्टेज पर चले जाता है और वाइस कैप्टन नेच उसके अंदर के डेविल को समन करते हैं। तब आस्था देखता है जैसे ही वो डेविल उसके सामने आता है वैसे उसकी बाजू गायब हो चुकी होती है। तब वो डेविल कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे कभी बाहर आने दोगे। तो वाइस कैप्टन नेच कहते हैं, अब तुम्हें इस डेविल के साथ लड़ाई करनी होगी और जीतना होगा। अगर तुमने इसे हरा दिया तो ये डेविल तुम्हारी सारी बातें मानेगा और यही एक तरीका है जिससे तुम इसकी सारी पावर्स को यूज कर पाओगे। डेविल, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये इसकी ट्रू फॉर्म है। मैं तुमसे कब से एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम्हारी पावर्स ने हमेशा मेरी लड़ाई में मदद की है और तुम्हारी वजह से मैंने वो लड़ाइयाँ जीती भी हैं। तो इसलिए अब तक जितनी भी मैंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो मैं बस तुम्हारी वजह से लड़ पाया हूँ, तो उसके लिए शुक्रिया। तो वो डेविल हंसते हुए कहता है, क्या तुम सच में इस टाइम सीरियस हो? मैंने अभी अभी तुम्हारा एक हाथ ले लिया है, तो क्या तुम्हें अभी भी ये लगता है? पर वो तो एक डील थी, तो इसलिए मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम सच में पूरे बेवकूफ हो, तो इसलिए मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। और हाँ, मुझे अभी अभी हमारी पहली कन्वर्सेशन याद आई है। तुमने मुझसे कहा था कि मेरे जैसा छोटा आदमी लड़ाई कभी नहीं जीत पाएगा, पर तुम्हें देखो, तुम्हारी हाइट तो मुझसे भी छोटी है, तो इसलिए मैं तुमसे अब नहीं हारने वाला। तुम बेवकूफ हो क्योंकि तुम्हें आइडिया ही नहीं है कि तुम किस सिचुएशन में हो। और तो वो आस्था की तलवार को अपने पास बुला लेता है और कहता है, तुम इससे कभी नहीं जीत पाओगे। और आस्था पर हमला कर देता है, पर आस्था उसके हमले से बच जाता है। तब वो डेविल कहता है, तुम सीधा सीधा मेरे पास पहुंच गए हो, तो इस बार मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारी एक बाजू ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी बॉडी ले लूंगा। तब आस्था कहता है, रुक जाओ, मैं लड़ना नहीं चाहता, मुझे बस तुमसे बात करनी है। तब वाइस कैप्टन नेच कहते हैं, तुम्हें लड़ना होगा क्योंकि अगर तुम ताकतवर बनना चाहते हो तो तुम्हें इसे हराना ही होगा। तो इसलिए अगर तुम हार गए और इस डेविल ने तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लिया तो तुम एक मॉन्स्टर बन जाओगे। यहाँ पर तुम जितनी भी खोपड़ियाँ देख रहे हो वो उनकी है जो डेविल बाइंडिंग रिचुअल में फेल हो गए थे। तो इसलिए अगर तुम फेल हुए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी खोपड़ी को भी यहाँ पर सजा कर रख दूंगा। तब आस्था कहता है, एक मिनट रुको, ये तो फॉरबिडन मैजिक है ना, तो क्या इसका मतलब डेविल बाइंडिंग रिचुअल करना मना है? हमारे पास सिर्फ 2 दिन है, तो क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम किसी ऐसे मेथड से ताकतवर बन जाओगे जो कि सही है? तुम ऐसी दुनिया में ताकतवर बनना चाहते हो जहाँ मैजिक ही सब कुछ है और ऊपर से देखो तुम्हारे पास तो मैजिक ही नहीं है, तो इसलिए तुम्हें ये करना ही होगा। और तो वो डेविल फिर से आस्था पर हमला कर देता है, पर आस्था उसके हमले से बच जाता है। आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तुम्हें मार डालेगा। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहा है और मुझे ये सब कुछ इसकी की से पता लग रहा है। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम इस टाइम एक डेविल से लड़ रहे हो और इन जैसों के कोई असूल नहीं होते। इसने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सारे डेविल्स बिल्कुल बेकार होते हैं, तो इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी बॉडी छीन लूंगा। तब आस्था सोचता है, मैं जिस डेविल से पहले लड़ा था ये डेविल उससे बिल्कुल अलग है, और कहता है, तुम एक डेविल हो पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दिल से बुरे हो। तब उस डेविल को एक लड़की याद आती है जिससे कहा था कि तुम हमें आस्था का डेविल अपनी कहानी सुनाने लगता है, और वो कहता है, डेविल्स अंडरवर्ल्ड में पैदा होते हैं और उनके पैदा होते ही उन्हें अपनी पावर के अकॉर्डिंग एक रैंक मिल जाता है जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। पर मैं बिना मैजिक के पैदा हुआ था, जिस वजह से मैं सबसे कम रैंक पे था और उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया और वो हमेशा मुझ पर हंसते रहते थे। सारे डेविल्स ह्यूमन वर्ल्ड में जाना चाहते थे पर अंडरवर्ल्ड के गेट उन्हें बंद कर रखते थे। ताकतवर कमजोरों को दबाते
दबाते हैं और कमजोर उन्हें दबाते हैं जो उनसे भी कमजोर हैं, ताकि वो अपना टाइम पास कर सकें। और इस तरह ये बेकार सी दुनिया काम करती है। और ये लोग मेरे साथ भी हमेशा ऐसा ही करते थे, जिस वजह से मुझे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं रह गई थी और मैं मरने से भी नहीं डरता था। और जब एक दिन वो लोग मुझे तंग कर रहे थे और मुझे रोने के लिए कह रहे थे, तब मैं हंस दिया, जिस वजह से उन्होंने मुझे अंडरवर्ल्ड के गेट की तरफ फेंक दिया। मुझे लगा कि मैं उस गेट के साथ टकरा जाऊंगा और मेरी बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगी, पर क्योंकि मेरे अंदर कोई मैजिक नहीं था तो मैं उन गेट्स में से पास हो गया और ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया। मेरे अंदर ह्यूमंस को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं थी और ये शायद इस वजह से था क्योंकि मेरे पास कोई मैजिक नहीं था, या फिर मैं बहुत ज्यादा हार चुका था और लोग मुझे देखकर डरने लगे क्योंकि मैं डेविल था। और उसके बाद पावरफुल मैजिक वाले लोगों ने मेरा पीछा किया और बहुत ज्यादा चोट लगने के बाद मेरी बॉडी ने तो मूव करना भी बंद कर दिया, जिस वजह से मैंने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया। तब वो कहता है, शुक्र है मेरी बेकार से जिंदगी खत्म हो गई। और तभी एक लड़की उसे बचा लेती है और उसके उठने पर कहती है, शुक्र है तुम ठीक हो और मेरा नाम लिचिटा है और ये मेरा घर है और तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर सेफ हो क्योंकि कोई नहीं जानता कि तुम यहाँ पर हो। और ये मेरा मैजिक है जिसकी मदद से मैं उन चीजों को कंटेनर के अंदर डाल सकती हूँ और निकाल सकती हूँ जिनके अंदर मैजिक नहीं है। मैं जब लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी तब मुझे तुम मिले, जिस वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर वापस ले आई। और ये तो कमाल ही हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे 5 लीफ ग्रीमोर मिली थी, पर मुझे नहीं लगा था कि मैं सच में एक डेविल से मिलूंगी। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? आखिरकार मैं एक चोट लगे बच्चे से क्यों डरूंगी? और वैसे भी तुम्हारे पास कोई मैजिक नहीं है और तुम बहुत ज्यादा वीक हो। पर मैं फिर भी डेविल हूँ। इससे मुझे कोई डर नहीं लगता क्योंकि तुमसे ज्यादातर लोग मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि जो भी मेरे करीब आता है मैं उसकी बॉडी से उसका मैजिक और लाइफ दोनों छीन लेती हूँ, जैसे कि मैंने इस सांप की खींच ली है। तो इसलिए मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ ताकि मैं किसी को भी परेशान न करूँ। पर आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम एक डेविल हो जिसके पास मैजिक नहीं है, तो शायद इसी वजह से मैं तुमसे तुम्हारे मैजिक और लाइफ नहीं छीन पा रही हूँ। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये डेस्टिनी है? तो क्या तुम मेरे बच्चे बनोगे? तो डेविल सोचता है, एक डेविल जिसे एक ह्यूमन ने अडॉप्ट कर लिया हो, ये तो मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है। आखिरकार ये कहना क्या चाहती है? और तब हम देखते हैं वो लोग आपस में मजे करने लगते हैं। तब वो डेविल सोचता है, मैं एक ऐसी चीज था जो कि अंधेरों में पैदा हुआ था और मुझे हमेशा कमजोर होने की वजह से मारा पीटा गया और मुझे लगा कि मेरा पैदा होना एक कर्स है, पर इसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। तो लिचिटा कहती है, तुम एक डेविल हो पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बुरे हो, क्योंकि तुम असलियत में अच्छे हो। तुमने मुझे अकेले रहने से बचाया है, तो इसलिए थैंक यू लीबे। और तभी लीवे को दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तब उसके अंदर से लूसीफर की आवाज आने लगती है और वो कहता है, किसने सोचा था कि ह्यूमन वर्ल्ड में एक डेविल होगा जो कि बिना ह्यूमन के कॉन्ट्रैक्ट के यहाँ पर रह रहा है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए अपना टाइम वेस्ट किया। तो लीवे सोचता है, ये तो हाईएस्ट रैंक्ड डेविल में से एक है, मैं तो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा हूँ। तो लूसीफर कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं इसे यूज करके इस ह्यूमन वर्ल्ड में अपनी एक बॉडी पाने की कोशिश करूंगा। तो लिचिटा उसे पकड़ लेती है और उसे लीवे से दूर रहने के लिए कहती है। तो लूसीफर कहता है, तुम बहुत बेवकूफ हो ह्यूमन, चाहे मैं इस टाइम अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर पा रहा हूँ, पर तुम फिर भी मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तो लिचिटा उसके मैजिक को सोखने लगती है। तो लूसीफेरो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, लगता है तुम मरना चाहती हो। मैं फिर से ऐसा होने नहीं दूंगी। और तब हमें दिखाया जाता है कि लिचिटा ने ही आस्था को चर्च के बाहर छोड़ा होता है और वो आस्था की मॉम होती है। और तब यह लूसीफेरो अपने हाथ को उसके पेट के आर पार कर देता है। तो लिचिटा कहती है, मैं तुम्हें अपने बेटे को ले जाने नहीं दूंगी। किससे सोचा था कि तुम्हारी जैसी ह्यूमन मुझे इस टाइम हरा देगी, पर मैं इस पे दोबारा से हमला कर सकता हूँ, जिसका मतलब मैं वापस जरूर आऊंगा। तो लिचिटा कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं ज्यादा समझदार नहीं हूँ, पर मेरे पास ये अकेला ही रास्ता है जिससे मैं तुम्हें उस डेविल से बचा सकती हूँ। तो इसलिए मैं अपने मैजिक को यूज करके तुम्हें इस ग्रिमोर के अंदर सील करने वाली हूँ। तो इसलिए जब तुम इससे बाहर निकलोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर और स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। तो इसलिए जियो लीवे मेरे प्यारे बेटे। और तभी लीबे और वो रोने लगते हैं और लीबे उसे माँ कहकर उस ग्रिमोर के अंदर चला जाता है और लिचिटा मर जाती है। तब यहाँ लीबे कहता है, जल्दी करो और ये बॉडी मुझे दे दो। तब आस्था सोचता है, इसकी की बहुत ज्यादा गुस्से और नफरत से भरी हुई है और इसके साथ साथ इसमें उदासी भी है, और कहता है, तुम्हारे पास मुझसे लड़ने का कोई ना कोई रीजन जरूर है, तो इसलिए मैं तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता हूँ और तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ और देखना मैं जरूर जीतूंगा। तो लीवे उस पर हमला करके कहता है, मजाक करना बंद करो, तुम्हारे पास एक बाजू नहीं है और ऊपर से तुम्हारे पास कोई मैजिक भी नहीं है, आखिरकार तुम मुझसे कैसे जीतोगे। तब आस्था उसे एक मुक्का मारता है और कहता है, मैं पूरी तरह सीरियस हूँ क्योंकि मैं इन मसल्स
उसको यूज करके जीतने वाला हूँ। तब वाइस कैप्टन नैश सोचते हैं, जो एंटी मैजिक डेविल यूज करता है वो मैजिक को नलिफाई करने के काम आता है, पर आस्था तो कोई मैजिक यूज ही नहीं करता है, जिस वजह से उसके मैजिक का आस्था पर कोई असर नहीं होगा। और तब वो सारी तलवारों को बाहर निकाल लेता है, पर आस्था कैप्टन यामी की तलवार को रोक लेता है। तब लीबे कहता है, मेरे मैजिक के बिना ये सारी तलवारें बस लोहे का टुकड़ा है। और तब वो आस्था पर हमला कर देता है। तब आस्था कैप्टन यामी की तलवार को यूज करके उसके हमलों को रोकने लगता है। तब लीबे अपनी दोनों तलवारों को यूज करके आस्था पर हमला कर देता है, पर आस्था उससे भी बच जाता है। तब लीबे कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ताकतवर हो, तुम्हारे पास कोई मैजिक नहीं है, तो इसलिए तुम स्पेशल ट्रांसफर नहीं कर सकते हो और ना ही इस लोहे को तोड़ सकते हो। तभी वो आस्था के ऊपर डीमन स्लेयर स्वॉर्ड से हमला कर देता है और वो तलवार आस्था को जमीन में गाड़ देती है। तब लीबे कहता है, तुम एक हायर लेवल डेविल की पावर के सामने कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए तुम कभी नहीं जीत सकते। तब लीबे हमें बताता है, मैं 5 लीफ ग्रीमोर के अंदर कैद हो गया था, जिस वजह से मैं वहाँ से भाग नहीं सकता था, पर मुझे उन डेविल से नफरत हो गई क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को मार दिया था। तो मैंने तब अपने पूरे साल लूसीफेरो और बाकी डेविल्स को कर्ज करते हुए बिताया और तब मुझे एंटी मैजिक की पावर मिल गई, जिससे मैं किसी के भी मैजिक को नलिफाई कर सकता था। और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इस मैजिक को यूज करके सबसे अपना बदला लूंगा। तब एक दिन इस 5 लीफ ग्रीमोर ने एक ह्यूमन को चुना जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं था, और मुझे लगा कि मैं इस ह्यूमन को यूज करके दोबारा से ह्यूमन वर्ल्ड में आ सकता हूँ, चाहे मुझे इसके लिए इसकी बॉडी क्यों ना छीननी पड़े। तब लीबे कहता है, सारे डेविल्स बहुत ज्यादा बेकार हैं, तो इसलिए मैं उन सभी को मार डालूंगा, चाहे मुझे इसके लिए तुम्हारी बॉडी को छीनना ही क्यों ना पड़े। और देखना, मैं अपनी नफरत को यूज करके ऐसा जरूर करूंगा। तब हम यहाँ देखते हैं आस्था अभी भी पूरी तरह से जमीन में नहीं धंसा होता। तब वो कहता है, अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। और तब वो डीमन स्लेयर स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। तब लीबे कहता है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? तुम तो कोई मैजिक या फिर एंटी मैजिक यूज भी नहीं कर सकते हो, तो आखिरकार तुम हो कौन? और तब वो आस्था पर फिर से हमला करने लगता है, पर आस्था की आटो की टेक्निक को यूज करके उन हमलों से बच जाता है और कहता है, जब तक मैं कंसंट्रेट करके तुम्हारी की को रीड कर रहा हूँ, तब तक मैं तुम्हारी स्वॉर्ड की मूवमेंट्स को रीड कर सकता हूँ। तुम सही कह रहे हो, मेरे पास कोई मैजिक नहीं है और ऊपर से मैं तुम्हारे बिना एंटी मैजिक भी नहीं यूज कर सकता, पर मेरे पास स्ट्रॉन्ग और ना हारने वाली फीलिंग्स है, और ऊपर से उन सभी लोगों का भरोसा है जो मुझसे मिले हैं। मुझे और यूनो को एक ही दिन चर्च में एक्सेप्ट किया गया था। मेरे अंदर कोई भी मैजिक नहीं था, पर यूनो के पास बहुत सारा मैजिक था, पर फिर भी वो मेरा राइवल है और हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है कि हम दोनों में से कोई एक विजिट किंग बनकर रहेगा। तो इस वजह से मैं हार नहीं मान सकता और मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना ही होगा। मैं आज ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मैं कैप्टन यामी और बाकी सभी से मिला था। मैं अब तक बहुत लोगों से मिला हूँ और मैंने बहुत सारे एनिमीज से लड़ाई की है, जिनमें से कुछ तो मेरे साथ लड़ने के बाद मेरे दोस्त भी बन गए हैं, पर मैं उन सभी को नहीं भूलूंगा क्योंकि उन सभी की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और तब वो पूरे जोश से लीबे की तरफ बढ़ने लगता है। तब लीबे तलवार से आस्था पर हमला कर देता है, पर आस्था उस तलवार को पीछे फेंक देता है। तब लीबे एक एक करके उसके ऊपर और भी तलवारें फेंकने लगता है और आस्था सभी लोगों को याद करते हुए उन तलवारों को रोकने लगता है और कहता है, चाहे मुझे 5 लीफ ग्रीमोर मिल गई थी और उसकी मदद से मैंने एंटी मैजिक यूज करना भी स्टार्ट कर दिया था, पर फिर भी इस पूरे टाइम में उन सभी मैजिक स्वॉर्ड्समैन को देखकर ट्रेनिंग करता रहा क्योंकि मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना था। और तब लीबे फिर से आस्था पर हमला कर देता है और आस्था उसके हमलों को रोकते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उसे एक कट मारता है। और तब उसे कैप्टन यामी की बात याद आती है जिन्होंने उसे कहा था, क्या यही तुम्हारी लिमिट है आस्था? मुझे पता है कि तुम इससे भी बेटर कर सकते हो। और तब वो लीबे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। तो वाइस कैप्टन नेट सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी बॉडी को कितना हार्ड ट्रेन करते हो, पर तुम्हारी बॉडी की हमेशा एक लिमिट होगी और तुम कभी न कभी पावरफुल मैजिक के सामने जरूर हारोगे। पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि वो सारा हार्ड वर्क बेकार नहीं गया है। और तब आस्था फिर से लीबे पर हमला कर देता है और कहता है, तुम सिर्फ एक ऐसे इंसान से नहीं लड़ रहे हो जो मैजिक यूज नहीं कर सकता, बल्कि तुम एक ऐसे इंसान से लड़ रहे हो जिससे बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तब लीबे सोचता है, मैं इतना सब कुछ होने के बाद इससे ऐसे नहीं हार सकता। और तब आस्था उसके मुंह पर एक जोरदार हमला करता है और वो जीत जाता है, जिससे हम देखते हैं लीबे वहाँ पर कैद हो जाता है। तब वाइस कैप्टन नेच कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो अब डेविल बाइंडिंग रिचुअल की प्रिपरेशंस पूरी हो गई हैं। अब तुम इस डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो जिससे तुम इसे हुक्म भी दे पाओगे और इसे अपना गुलाम बना लोगे। बस सोचो ओबेमी, और उसके बाद ये तुम्हारे सारे ऑर्डर्स को फॉलो करेगा और हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेगा। यही एक रास्ता है जो कि तुम्हें एक अल्टीमेट वॉरियर बनाएगा। तब आस्था कहता है, तो अगर ऐसी बात है तो चलो फिर हम दोस्त बन जाते हैं।
तो ये सुनकर लीबे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तब आस्था कहता है, आखिरकार क्या हुआ? क्या डेविल्स को नहीं पता कि फ्रेंड्स क्या होते हैं? तब वाइस कैप्टन नेच कहते हैं, रुको जरा, क्या तुम इस डेविल के साथ इक्वल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो? आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने ये पहले भी कहा है कि हम लोग एक साथ लड़े हैं और इसी की वजह से मैं अब तक लड़ पाया हूँ। और चाहे हम लोग काफी टाइम से साथ हैं, पर फिर भी मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, तो इसलिए मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, जिसके लिए हम सबसे पहले दोस्त बनेंगे। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? इस चीज में ये कोई गारंटी नहीं है कि ये डेविल तुम्हारी बात मानेगा, जिसका मतलब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट का कोई फायदा नहीं है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये मेरे साथ सीरियसली लड़ाई कर ही नहीं रहा था। ये हमेशा मुझे कह रहा था कि ये मुझे मार डालेगा, पर ये फिर भी अपनी ताकतों को रोक कर रख रहा था। तुम किसी को भी मार नहीं सकते हो ना। तुम एक ऐसे डेविल हो जो कि किसी और के खातिर उदास भी हो सकता है और नफरत भी कर सकता है, और इस वजह से मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इकट्ठे हो जाएं और इक्वल हो जाएं। ये एक डेविल बाइंडिंग रिचुअल नहीं है, बल्कि एक डेविल बी-फ्रेंडिंग रिचुअल है। तब वाइस कैप्टन नेच के डेविल्स वहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं, क्या ये बेवकूफ है? तब वाइस कैप्टन नेच हाँ कहते हैं। तब आस्था कहता है, तुम्हें देखकर लगता है हम दोनों सेम लोगों को हराना चाहते हैं, तो चलो फिर इकट्ठे मिलकर उन्हें हराते हैं। तब लीबे कहता है, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कि तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो। और तब आस्था उससे उसका नाम पूछता है। तब यहाँ हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ लिचिटा भी लीबे से उसका नाम पूछती है, पर उसका कोई नाम नहीं होता, जिस वजह से वो उसका नाम लीबे रखती है। तब लीबे सोचता है, पता नहीं ये डेस्टिनी है या नहीं, पर मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये लिचिटा का ही बेटा है। और तब वो आस्था को अपना नाम बता के उसके साथ हैंडशेक कर लेता है, और हम देखते हैं उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, जिसे आस्था का हाथ भी वापस आ जाता है और उसके हाथ पर एक टैटू बन जाता है। तब वाइस कैप्टन नेच कहते हैं, अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, पर ये बहुत अजीब है। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने बेवकूफ होगे, पर तुमने वो चूज किया जो तुम्हारे लिए सही था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग हमेशा सही होते हैं उनके साथ सब कुछ सही होता है। तो इसलिए तुम्हें ताकतवर बनना होगा और अपने आप को बुराई से बचाना होगा। तो क्या तुम 2 दिनों में स्ट्रॉन्ग होने के लिए तैयार हो? तब आस्था हाँ कहता है, और यहाँ नोएल सोचती है, क्वीन, मैं बहुत जल्दी आपको बचाने आ रही हूँ। और तब वो अपने साथियों को भी तैयार होने के लिए कहती है। और यहाँ ब्लैक बुल्स भी कैप्टन यामी को बचाने के लिए और ज्यादा ताकतवर बनने का प्रण लेते हैं, और यहाँ बाकी मैजिक नाइट्स भी अपनी अपनी तैयारी में जुट जाते हैं। तब यहाँ यूनो अपनी ट्रेनिंग के बाद सोचता है, मैं ज़ेनॉन को हराने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, पर मुझे फिर भी नहीं लगता कि ज्यादा कुछ मैं कर पा रहा हूँ। और कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों छुपे हो, जल्दी से बाहर आ जाओ। तब लैंग्रिस कहता है, मैंने सोचा कि तुम शायद किसी स्पेशल मैजिक यूजर के साथ लड़ना चाहोगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर ट्रेनिंग में तुम्हारी मदद करने आ गया। मैं हमेशा चीजों को अपने तरीके से हैंडल करना चाहता हूँ, पर ये चीज पूरे गोल्डन डॉन को अफेक्ट करेगी, और मेरे हिसाब से तुम भी शायद मेरे साथ ताकतवर होना चाहते हो, तो इसलिए मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। तुम अभी भी बहुत ज्यादा घमंडी इंसान हो, पर लगता है अब तुम सीधे मुंह बात करना सीख गए हो। तो यूनो सोचता है, मैं कैप्टन विलियम को बचा कर रहूंगा। तो यहाँ आस्था कहता है, मेरा इंतजार करिएगा कैप्टन यामी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने ताकतवर हैं, पर मैं उन्हें हराकर इस दुनिया को बचा कर रहूंगा। तब आस्था कैप्टन यामी की तलवार को उठा लेता है, और इसी के साथ ब्लैक क्लोवर सीजन 4 खत्म हो जाता है। अब गाइस नेक्स्ट सीजन कब आएगा इसकी ऑफिशियल कोई डेट तो नहीं आई है, पर ब्लैक क्लोवर की एक मूवी जरूर है, बट जो सी वो मूवी है वो मांगा में से नहीं ली गई, वो ओरिजिनल क्रिएशन है, और ऊपर से वो इसके आगे की स्टोरी नहीं है। तो इसके आगे की स्टोरी तो आपको अगले सीजन में ही देखने को मिलेगी। पर अगर मैं बात करूँ उस मूवी की, तो वो मूवी सच में बहुत कमाल की है, तो हम जल्द ही उस मूवी को जरूर डाल देंगे।